बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप रेहान साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह बस बहन। तो माशाल्लाह आप अपने एहतजाज शरीफ साहब के हवाले से आए। आज के दौर में मैंने अक्सर देखा ये है कि लोग खुद कोई अगर शायर हो जाए, अदबी हो जाए, तो वो फिर अपनी बात ज़्यादा करते हैं। लेकिन अपने बुजुर्गों की तरह हवाला कम जब हैं, उनको तो ज़्यादा हम उनको फोकस होता है। ये कोई ना चाहिए बात है। लेकिन आपको मैंने देखा है कि आपका मामला इसके बरक से, आप अच्छे शायर नहीं हैं और आप हमेशा चाहते हैं कि आपकी शनाख्त आपके चचा सरीना साहब सुने। वो क्योंकि आपकी ज़्यादा तरह से जानते हैं, तो मैं आपसे ही बिस्मिल्लाह करूँगा। तो मेरा बताइए उनके बारे में, आपने कैसा उनको पाया पसंद? आपने जिस तरह में बात की कि मेरा भी एक हाल ही में नायब नॉलेज शाया हुआ है, वही से पर अब मार्केटिंग स्टार्ट कैसी आ रही है? उसका दिस नॉट फेयर, मार्केटिंग ही नहीं हो रही है। मैं आपको बता रहा कि यार ये करो, इसके इंतसाब मैंने सलीम अहमद के नाम लिया है और उसके नीचे एक निस्सा लिखा है कि वो एक जरात से टिप्पी सराजन सदब है, एंड एक जरात से टिप्पी से आदत गया फिर जी। तो बुनियादी हवाला मेरा सलीम अहमद है, तो बुनियादी देख उठाता है सलीम अहमद, वही अब भी फरमादा है जो कुछ सीखता है उसे एक जरात से ये छोटा था दिया which is very useful what we thought. I think they're doing the same for some with yeah for me. I think settings of it cover really positive action button away. I think ये रोशनी के बारे में डिजिटल बस शेयर वो दो है कि the पूरा चार्ट लिस्ट हमारे पास begins. There is a dot आँख में नमी बन गई, दिल में दर्द आँख में नमी बन जाए, ये इस तरह मिलिए कि तस्वीर जिंदगी बन जाइए, इस तरह में ये आइए। एक पतंगे ने ये अपने रफ्ते आखिर में कहा, एक पतंगे ने ये अपने रफ्ते आखिर में कहा, रोशनी के साथ रहिए, रोशनी नहीं आई। क्या बात, क्या बात, बहुत बात। मेरे लिए पढ़ा था नहीं, बहुत बहुत पसंद है बारी बेहतर एक आदमी के खबर भी लिख पाए से वो कब उसका शेप है इससे तो बहुत लाइव ही तो बात ये है कि सरिया साहब मेरे आया थे और मेरे से छोटे थे सुनने वक्त तो बैठा और वो कहते हैं ना कि मैंने जाना कि वो ये भी मेरे दिन में वारिक के सकाल तक मेरे वारिक का इंतकाल हुआ 1993 और सरिया उन्होंने साफ का इंतकाल हुआ 1983 तो मेरे वारिक से सकाल थे वो one day the customer being this was rejected the ansia और वो एक वाल्ड में this just also it took yeah with the album तो इसके मुझे जब बाहर खानदान वालों ने थे मेरा खानदान में काफ़ी एक हमारी अब्दी की रास्ते फिचरी आ रही है मेरे पदाबों से कि अब्बास अभी उमर असम्बिस का पैसे और वो मेरी चीज़ आ रही मैंने सीट पे डांस करते तो इस बार की शेप किया ना वो मैं भाई सलाहियत है पूरी तो फिर एक आध और फ़ोन अप वगैरह में डिपोश में चाहिए तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एकदम से शेयर आना शुरू करती है। वो ये कहते हैं मैंने ये जाना कि वो ये भी मेरे दिल में तो फिर बात हुआ कि मेरा वालिद गिर है मेरी वालिदा बताती हूँ ये फिर मैं साथ सॉरी वीक लास्ट बता मेरा वालिद फंड में शेरा साहब नहीं हूँ तो वालिदा में इससे वो कहती थी कि हम से मैं 5 बहन भाइयों में वो हमेशा मेरे बारे में कहते थे मेरा तीसरा चौथा नंबर है बहन तो ये मेरा खुफिया खजाने का मालिक हुआ। अच्छा तो नम से अपने सवाल पड़े रिश्ता वो गई उनके हिसाब से दूसरा सवाल आते कि अभी बड़े लोग अकाउंट फिर से वो खुश होते उन्होंने वालिदा ने बचपन में बताता है कि वह खुफिया खजाने का मालिक था तो इसका वजह दराज वो वालिद की ज़दाई वक्त मैंने फाउंडर में लिखा फिर फिर शरीफ फैमने लगा एक इबादत पढ़ने लगा इतना अंदाज़ा हुआ इस बार भी स्कूल लाइफ से बहुत बेहतर अटैच हो चुकी थी मेरी साथ नहीं मेरी असल में वो एक बात गुजारिश करते थे सलीम अहमद साहब आया अपने से मेरे को 4 साल का था जो सब रीजन बता रही है इन जैसे कराची और मेरा जहन ने कहा अब से कोई को यार तेरी जो मुझे याद है मेरी सकाली जब खबर आई थी और वालदार ने भी दिन सुनने के बाद त्यौहार और फिर भी मुझे चलना नहीं जाता है कि शवाने थे कैनवास और नस्ती आने थे एक मुझे वो मंजर याद है और एक मुझे उनके जब दस हाथी डिस्टर्ब कर रखा हो ना अभी इमरगर 4 साल शूटिंग ऑफ भी सरकत थी वहाँ पे जी एक वो मुझे उनका मंजर याद है मुझे नहीं याद थी मेरा तभी उनसे बात थी सब छीनने बहुत छोटा मैं लेकिन चूँकि मैं वारिफ कहते थे तो वारिफ ने सारा आदमी वैसा किताबों के सूरत में सब मैं जमा बेच के रखा फिर तो भी चीज़ें पढ़ना शुरू की तो खबर करवा दिन शायरी पढ़ी और
बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था कि वो ये शेर सुनाओ बहुत से शेर जो आर्किटेक्चर वगैरह था तुम्हें नहीं बताया को फिर वो काफ़ी शोरा को पढ़ा। अच्छा मैं किताबें शायरी में बहुत ज़्यादा पढ़ी है ठीक, और बहुत शौक था मुझे शेर की कहना रहता। तो उसके बाद फिर अंदाज़ा हुआ कि इससे हट कर ऐसे दरकिनार के सरी अहमद साहब मेरे फायरिंग तो कभी का दौर रॉबर्ट में मैंने कोई भी अतीवी तकलीफ वो अप्रोप्रिएट हवाला वो सनी अहमद के बाद पूरा नहीं आज भी वही के इंतकाल ने प्रोफेसर तार हसन साहब ने फरमा कहा था कि सबसे अच्छी मौत वो मौत है कि जब आए तो आती है जिंदा हो। आज 40 साल रिजर्वें सरी अहमद आज जिंदा ये वजह और ये इनका है अभी तब है कहीं भी वातावरण नहीं है ऐसा अपना इख्तिताम ने कहा। ये मेरी थोड़ा सा मसला यूँ पैदा होता है कि मैं चूँकि शायद भी हूँ और मेरे फोटो से पहले मेरी खबर और पहुँच जाती है। और जब वो नाज़िम मुझे ये कह के बताते हैं कि सरी अहमद के नतीजे तो मेरे लोग खुद भी लगा रहे हैं इसलिए कि मैं उनके मैार पे तो नहीं कर सकता और पूरा हाथ भी जो उनसा कभी खानी पर। और वो फिर मुझे बड़े गौर से सुनने लगते हैं कि यार ये सनी अहमद के वकील देते क्या मैंने तो फिर से तवक्कुआत बढ़ जाती है मीडिया पे ना पंचावाना है तो कुछ लेवल से उसके करीब इन्फो है। उसका मैंने खाली ये निकाला कि जिस भी अभी प्रोग्राम में मेरा ये हवाला कर दिया तो आप मैं ये ट्रेड सुना के रास्ते फोन में चली बात है जब ये फैलाने का कम्बाइडी को अपनी छुपाता रहा भैया कम्बाइडी को अपनी छुपाता रहा हूँ मैं। दरिया है मेरे पास और प्यासा रहा नहीं दरिया है मेरे पास एक कैफे बहुत सरी होती है। तो ये है बात तो सरी अहमद साहब का मैं थोड़ा सा बताते चलूँ कि 27 नवंबर 1927 से आपकी दनाइश खेमनी ज़िला बाराबंकी लखनऊ का एक तस्वीर मेरी जो मसल है वो जो पहली अभी बताना वो से महफूज सवाल वासी महमूद इस्लामी के दौर में मेरा खानदान हिंदुस्तान आया तो वसूल सवाल राजी चल गया और वो फिर जब शुक्रियाशान हुआ फिर तेबनगा उन्होंने पैसा किया और सनी अहमद साहब हम तो उनकी बारी खुश में लाते मतलब मैं थी बेबी खुश तो सब उन्होंने सब बानी खुश फिर थोड़ा सा मुझे बताएंगे महसूस सरार अरबी के बारे में। मेरी सच्ची बात यह है कि इतनी इनके बारे में हमें सुना है एक साहब ने वक्त मुझसे रब्ता किया था इसलिए इश्तफ मीसा से पहले की बात इस्लामाबाद से 3 तारीख है और उन्होंने मुझे कल पर ये किताब भी पेश की थी वो आपके सवाल मुझे आधा भी लाइब्रेरी में पहुँच दी वो मशहूर सवाल राशि के साथ जब वो आए थे उनकी जो खानदान थे उनकी जो नस्लें बड़ी हुई इसको तहकीकी मकाला इतना तदालमा दिया वो सब जवाब दे रहे थे तो बोलने में नजर किसी तरह या फिर बात पे वो सवाल होता है जी वो तो होगा फिर मेरा तो ज़्यादा तक कभी जाना नहीं हुआ आपको की बड़ी ख्वाहिश थी देखो तो साथी जलील ये बात तो मेरी भी ख्वाहिश नहीं है समझ जाएंगे वो इस वजह से नहीं है मैंने कतई नहीं जानते हैं वो किसी का पूरे साथ तो बहुत ज़्यादा बख्शी आता लेकिन ये कि ये सही शान मतलब शहीद है उनका है तो फुल वहाँ पे और ये जो साबिर साहब है इसका शरीफ इनका मनवार है वो इससे भी हमारी प्री है ठंडाई और वेस्टिजुअल ऑब्जेक्टिव की किताब है वो मेरी नज़र में उनकी किताब है जिसके अंदर अब बोले तो हरी साहब के नाम से लिखी सवाल उम्मीद है इसलिए वो और वो बोले मैं तकरीबन इंसाफी लिख दी थी उसके मुकम्मल नहीं कर सके ज़िंदगी में मौका नहीं दिया तो ये तमाम मालूमात आपको उस वसी सवाल वादी और कहाँ से किस तरह हुआ वो स्टेंगर बोलेंगे मुझे सब भी आप गई जना तो बातें उनकी सभी मेरे साथ थी और अपने पहली बात से बताई कि भाई आपकी चीज़ें बहुत अनी वन में आपके फिर मालदा से आप कितने भाई बहन भाई है यह माशाल्लाह 6 बहन भाई एक दुई बहन में फास भाई और मेरा नंबर चौथा जी आपके बड़े भाई है तो भी फॉलो कर रहा हूँ। मेरे सबसे बड़े भाई जो है सैयद नवान है मुझे था जब तक आपको आयात और वो बाजा था तब उनकी टेक्स्ट चीज़ें आर्टिशन से वो अपने किस्म तो मतलब इनको टेस्ट टेस्ट तो वो टेस्ट वैसे ही बहुत पहले तो लोग यही गुमान था कि इनकी तरफ अलबत्ता तभी उसके बाद इस बात से वो जो आपके जॉब होती है तो शादी दे सब इस तरफ से वारिद खानदान में मैं और भी सो और बहुत हवाला बनता जा रहा है वो है उनका भी शख्सियत से बहुत बड़ा है
समीर अहमद के दवात शाहनवाज फ़रीदी के साथ दी थी ये निकल मैं से। और उसके अलावा तो इनकी बड़ी बेटी है सजी वो साफ़ी को तो भाई बड़े भाई का नाम क्या था? नवान सैयद नवान नहीं कौन से स्क्रीन पर है ये ग्राफिक वन वो तकनीकन सेक्वेंट एक्शन असल मैं देखा तो कि अहमद जावेद साहब को यहाँ पे सुना होते थे। अहमद जावेद साहब को सारे लोग के पास ही सारी एनपी जी को उन्होंने जिक्र ये दिया था कि मेरे ट्रांसफर दिया था वो उनको दिया था तो वो ये ले गया था फिर सब पास ही। और उन्होंने कहा कि हाँ सवाल शायरी क्या है संख्वारी कह सकते हो तैमन शायरी की नहीं है तो वो है किसी सलीम साहब किसी ये तो यही मैं आपको नहीं रहेंगे मेरे वो मेरे बड़े भाई भी वो अगर किसी और तरह कर रहे हैं मैं जावेद साहब जो है पर वो तो वही का प्लान वो है बिचला बड़ा होता नहीं कि और वो सारे वही तरह थे और सारी संगीत तो सब ये किताब आई है ये रब बैलेक्स एंड वाइस एट सिंगमान से इसके अंदर एक पिक्चर आर्टिस्ट है और एक चीज़ अहमद दायर साहब ने और मनाई बात पे ये थी मेरे को अदब जो स्टार वो शरीम अच्छा और वो दायर साहब क्या बात करने के उन्होंने शेर अपने पहल उन्होंने शेर और उन्होंने कहा ये कि मैंने उसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया बात लेकिन मेरी ये सीन साथ रियल पर जाए डूबी जैसे आप और ये नहीं आते बच्चे कहते हैं आप कर सकते हैं आपकी खुश चाहिए कैंपेज किया ये वो है मौत समाधि तो चुनी आशाद इफ्तारी शोरा की आदत होती है वजह साथ और शायरी इंटी किससे बना बदल मेरे लोगों से बिगड़ी मुझे वसी के तहाद ये होता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आपसे बहुत इस वीक हमें दबाव बयान करें कि जी बहुत ही ज़्यादा हमने नर्वस सभी हाथ में तो नो तो भी चीज़ें आप होती वो रही आप ये भी तो हमें जावे साफ कर रहे वो अच्छी विलो रही है एक्स्ट्रा पीस है अच्छी गुजर रही है दिलेफब कफीन से नंगल से रोटी जंगल से रोटी खाते हैं पारी सभी से नंगल से रोटी खाते हैं पानी सदी से और दुनिया मेरे पड़ोस में आवाज़ है मगर दुनिया मेरे पड़ोस में आवाज़ है मगर मेरी दुआ सलाम नहीं इस जरीब से अरे क्या बात है क्या बात है अगर मैं तालो बहुत है तो मैं इस दुनिया को भी तबाते जमीन बियाफिन से दुनिया मेरे पड़ोस में आवाज़ है मगर the emergency sounds easy. The was along the English Zadin sit. If we barely a share, it's about for me to the offering copy it where you deal of a chica to get a counter family ticket. We didn't say when about the edition and also the TV tower, I think that was specified. You do, you stick the fever, you lay or it is a must out the set out of money based gravity food only even then the efforts of the fab was about more that was a walk. But have to leave it with and mothers. तो आप हैं इस तरीके से घर पे ऐसे माहौल में आप खुद ही यहाँ पढ़ा लिखना था और शो था शायरी जाती हुई और तो अंतर कुछ आपने आई पीला है कंट्रीब्यूट करने में शौक थे हमसे सारी जगह सभी में साहब हो गया मेरे वाले लोगों पर वजह से हम तो याद है थी यानी जब भी आप उसे टुकते हुए थी तो वो करते घर होते तो इस तरह केबिन पे साइड में होती उसका कब बैठे हुए इनके पास आएगी यूपी फॉर्म है तो वो तभी मैंने को ऐसे बैठे हुए नहीं देखा वो आधी बेहतर कुछ सोच रहा हूँ कि पाप ऐसा अच्छे जी बेटा कहिए बड़ी हमने सभी आना था उनका हमने उनकी जो उसके इसका जो था उनका वो मरकज़ था उस ज़माने में आप देखें 1953 से 1983 तक बाबा नानासिस डॉलर एक फॉर इज ईजियर और ये आप फैसलीन अहमद फर्नांडिस ने एक परिवार का खान वाला भी था मस्कन अजीज़ और अजीज़ाबाद से कवर थे वीर सभी हमारे साहब के वक्त सारे आपके दाएँ बाजू वाले और बाएँ बाजू वाले सारे जैसे फमेंगे साहब की तरफ हो सके और इनकी मैपिंग में जितने लोग होते थे सब बड़े बड़े माम आए वो ये फाइश और पीपी के डिफरेंट वो स्क्रीन में कुछ चीज़ें कराने देते अच्छी विकसित हुए और मैं आपको सरी अहमद साहब का फैदाइश से बता रहा था भी था मेरी जिब तफन का उस संदर्भ में लगाइए कि एक बार दो कैस के नाम सकते थे फ्रोज जी बल्कि मैं पैदाइश से बता रहा था फिर वाक़ अपनी तरफ आ गई जिसने सी एस फेस लंदन बिस्सो इन द बेस्ट वे दैन बट आई वो पैदाइश की तो पार ऑफ इंट्री और जब वो फ़ायदा हुए थे तो 25 साल बाद मेरे जो दादा से उनके 6 भाई थे जैसे 25 साल बाद डेमो हुए थे और वो स्टडी अहमद साहब की शायरी सब आपका तरीक़ा बड़ा था इनसे देखिए बैगे बगल शेर दस हो इनकी पेशानी देख के उनके ताया ने बात कही थी कि ये बच्चा हमारे खानदान का जन है ना वॉचिंग वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना ख्याल है अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो मसूद सालार गाजी का जिक्र अबू ने अपनी किताब में किया था सरगुज़श्त के अंदर और ये महमूद गज़नवी के साथ आए थे वहाँ पे और जवानी में इनकी शहादत हो गई थी
तो बल्कि कनाडा में एक साहब होते हैं रफ़ी मुस्तफ़ा साहब, जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक पैकेज भी बनाया था, बाले मियाँ की बारात के नाम से ये है, और अब्बू की किताब में इसका ज़िक्र था ये, क्योंकि इनका शादी से पहले ही इनकी शहादत हो गई थी, तो वहाँ आज भी जिनकी आप औलाद में से हैं आज भी वहाँ पे बड़े शानदार तरीके से हर साल वहाँ पे उर्स मनाया जाता है, और हिंदू मुसलमान सारे वहाँ पे उनका दूल्हा बना के बारात लेके जाते हैं। तो ये तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा, अगर मेरा हाफ़्ज़ा सही काम कर रहा है तो ये मैं आपको बता दूँ ये। नहीं, मैं आपकी इस बात की तस्दीक करूँगा। मुझे याद आ रहा है कि अब्बू की एक किताब है मेरी नज़र में, बल्कि मैं लाया हुआ भी हूँ और वो जी। ये मैं दिखा भी देता हूँ। हाँ, इसमें भाई साहब के उन्वान से अब्बू एक सामान्य उम्री था अब्बू के लिख प्रोफ़ेसर रहे शमीम साहब। जी, प्रोफ़ेसर जी, शमीम वो लिख रहे थे, और जी। उसके अंदर वो उस किताब की जब इब्तिदा करते हैं तो अपने 3 ख्वाब बयान करते हैं। अच्छा, तो उसमें वो एक ख्वाब के अंदर ज़िक्र कर रहा हूँ, बाद में चूँकि हमारा शजरा भी है हमारे पास, तो उसके अंदर 2 सतूर हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ, तो उसमें ये आपकी बात की हाँ, तस्दीक हो रही है। जी, उसमें वो लिखते हैं कि जी हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद हैं। अरब और तुर्किस्तान की कितनी ही मसाफ़तें तय करके महमूद गज़नवी के साथ हिंदुस्तान आए थे। जी, हम सालार मसूद गाज़ी के अहले ख़ानदान हैं, वो हमारा चचाज़ाद है। जी। हम हिंदुस्तान में वारिद हुए, हमने बाराबंकी और खेवली को अपना मस्कन बनाया। बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जी, और जी, आज भी जी। इनके चाहने वाले हर मज़हब के लोग हैं वहाँ पे जी ये। हाँ, बिल्कुल ऐसी। तो इसके साथ ही हमारा ये पहला हिस्सा तो यहाँ पे ख़त्म होता है, तो अब इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हिस्से में, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम खैरियत से हैं? जी, तो पहला हिस्सा तो ख़त्म हुआ, अब आ जाएँ ज़रा दूसरे हिस्से के अंदर। जी, जी। ज़रा बताएँ ना कुछ हमें सलीम साहब के लड़कपन की बातें, अगर आपके ज़हन में, अगर आपने बुज़ुर्गों से सुनी हों। जी, जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तो मैंने उनकी पैदाइश का वाक़या बताया कि उसी वक़्त बुज़ुर्गों ने उनके बारे में कह दिया था, जो मैं इतनी चौड़ी पेशानी है हाँ, कि कि ये बच्चा हमारे ख़ानदान का नाम शेर का मुँह है। रोशन करेगा। उसके बाद एक और वाक़या मुझे मालूम हुआ, मेरी फुप्पो ने मुझे बताया, सलीम अहमद साहब के असल में मेरे जो वालिद थे, शमी अहमद और ज़ाहिदा उनकी बहन थी। तो ये 3 बहन-भाई बच्चे थे। मेरे दादा के यहाँ माशाअल्लाह 9 बच्चों की पैदाइश हुई, लेकिन कोई बच्चा ज़िंदा नहीं रहता था। अच्छा। 6 माह की उम्र पहुँचने तक से पहले कोई यरकान टाइप की बीमारी हाँ, होती थी, जिसको हाँ। उसका इंतकाल हो जाता था। ओह! तो वो 3 ये बच्चे, उनके बच्चों में से एक सलीम अहमद, एक शमी अहमद और मेरी फुप्पो ज़ाहिदा। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया कि जब सलीम अहमद साहब 14 वर्ष के हुए, तो मेरी जो दादी थी, जैसे सलीम अहमद साहब का मामला ये था कि जब आपका वहाँ पे स्कूल में एडमिशन कराया गया, वालिद का इंतकाल, मेरे दादा का इंतकाल सिर्फ 39 साल की उम्र में हो गया था। और वो उनके फिर ताया थे, उन्होंने उनकी कहा था कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ उनकी सारी एजुकेशन की और सब चीज़ों की, तो अपने साथ उनको ले गए थे। तो उन्होंने एक मिशनरी स्कूल था, उसके अंदर उनका एडमिशन करा दिया था। तो उनके टीचर्स उनसे बड़ी मोहब्बत करने लगे, तो कुछ अरसे बाद तो पता चला कि जी वो मत्ती की जो इंजील थी, वो छोटे से बच्चे ने पूरी हिफ्ज़ कर ली थी। उनका हाफ़िज़ बलागा था। 11 साल की उम्र में तारीख़ इब्न खल्दून की जितनी जिल्दें हैं सब ख़त्म कर चुके थे। 11 साल की उम्र जी, में? जी। और इनको जो उनके ताया थे, उनका ताल्लुक़, वो उनको तक़ाबुल अदियान का बड़ा शौक़ था, तो उनकी दोस्तियाँ सबसे थीं। तो अक्सर ये होता था कि हिंदू पंडित रामायण के हवाले उनके पास दे रहे होते थे, और कभी कोई पादरी उनको आके इंजील के हवाले दे रहा होता था, हिंदू अपना श्लोक पढ़ रहे होते थे। तो ये बैठे हुए बड़े गौर से सुन रहे होते थे, और उसके बाद कुछ देर जब वो अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लेते थे, तो मेरे जो यानी दादा के भाई थे सलीम अहमद साहब के ताया, वो कहते थे अब जो तुमने जितने श्लोक सुनाए हैं और तुमने जितने हवाले दिए हैं इंजील के, वो ज़रा इस बच्चे से सुन लो। तो वो ताया, तो वो उनका इस बला का हाफ़िज़ा था कि जो श्लोक वो हिंदू उनको सुना रहा होता था, वो याद रहते थे उनको। तो वो कमाल है। फिलबदी उनको सुनाते थे तो हैरान रह जाते थे। अच्छा। इसी तरह उनके ज़माने में लखनऊ मरकज़ था, आपको पता है कि मरसिया निगारी में भी और जी सब हाँ, जी चीज़ों हाँ, में जी इल्मी हाँ। अदब के साथ-साथ, तो जी। बाकायदा वहाँ पे अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान एक वो होता था मुकाबला मुहर्रम के दौरान, कौन कितना अच्छा मरसिया पेश करता है। तो वो देखिए, उसकी तो एक ख़ास वजह है ना कि जब 57 का जो इनकलाब नाकाम हुआ, उसके बाद ये दिल्ली की सल्तनत तो गई हाथ से, जी, जी, जी। तो जितने भी शोहरा थे सबने वहाँ जाके रुख किया था लखनऊ का, और वहाँ पे उससे जो नवाबीन अदब अवध वगैरह थे, वो मसलक के साथ शिया थे। जी, जी। तो जब मुहर्रम का महीना आता था, तो 2 महीने के लिए वो जितने शुअरा पूरे हिंदुस्तान से पहुंचे हुए थे वहाँ पे, वो फारिग रहते थे। उस वक़्त ये नौहा, ये सोज़, ये इसने अच्छा। जन्म लिया, और ये मरसिया वगैरह जो है, वो उसी अहद में आया जी, जी। कि भई फारिग बैठे हैं, अब ज़ाहिर है कि लखनऊ की वो महफ़िल तो है नहीं है, तो इसलिए उसको बड़ा फ़रोग़ मिला था। तो उसमें रिवायत ये थी कि वो जो मैंने सुना कि वो अक्सर जो है वो अहले सुन्नत
पहले सुनाते थे, और उसके बाद जो मरसिया और तमाम शिया शोरा जमा होकर जो तैयार करते थे फिर वो सुनाते थे। तो एक बार इनको शायद सूझी लड़कपन के, मैं उनके बता रहा हूँ, तो इन्होंने जिस जगह उसकी वो तैयारी कर रहे थे, सिर्फ सलीम अहमद वहाँ टहल रहे थे, और जब वो महफिल बर्पा हुई तो जो उनका तैयार करदा मरसिया था, उन्होंने एक बार सुन के इनको याद हो गया था, उन्होंने वो सुना दिया। छोटे थे उस वक्त, तो वो हैरान लगे कि यार ये कैसे हो गया, ना तो कहीं लिखा ना कहीं किसी का इतना भला का हाफजा। और फिर वो हुआ ये कि मैं जो आपको बयान कर रहा था कि ये सब चीज़ें जब जमा होती रही, तो 14 साल की उम्र में आप एक बच्चों वाली बातें ही नहीं करते थे। तो मेरी दादी ऐसे से कहीं आगे जी, मेरी दादी उनको एक उस वक्त के बहुत बड़े कोई हकीम और तबीब थे, उनके पास ले गई और उनसे कहा कि भाई मेरा बच्चा जो है ये अजीब बातें करता है। तो उसने उनसे कुछ सवालात पूछे, उन सवालात के जो उन्होंने जवाबात दिए तो वो तो उससे हैरान रह गया। फिर उन्होंने उनको समझाने के लिए कहा कि इस बच्चे को इसके हाल पे आप छोड़ दें, इसके दिमाग में ना खुश्की हो गई है। उनको समझाने के लिए उन्होंने बात बोली, अगर आपने इसको इससे हटाने की कोशिश की ना तो ये पागल हो जाएगा, इस दिमागी तवाज़ुन खो बैठेगा आपने, तो इसको इसके हाल पे छोड़ दें। तो 14 साल की उम्र में आपका ये बला का हाफजा था। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब आपने स्कूल का एक वक्त गुजार लिया, मेरठ में आपकी जो आपका फैज़-ए-आम कॉलेज था, वहाँ पे जब आपका एडमिशन हुआ, वहाँ पे आपके साथ बहुत बड़े-बड़े उर्दू अदब के नाम ये सब एक साथ थे, बल्कि मतलब बात कहते हैं कि बेंच एक साथ बेंचों में बैठते थे। इंतज़ार हुसैन, जमील जालमी और आपके उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम मोहम्मद हसन अस्करी, और ये सब लोग जो है उसी मेरठ कॉलेज के पढ़े हुए हैं, सॉरी मेरठ के फैज़-ए-आम कॉलेज के थे। और अच्छा, शायद यही वजह है कि मोहम्मद हसन अस्करी साहब इनको बहुत मानते थे, सलीम साहब को, जमील जालमी साहब को बहुत मानते थे। तो ये 2-3 जो जी, अस्करी साहब को तो कई जगह पे उस्ताद कहा उन्होंने, और सलीम अहमद साहब के बारे में बल्कि बाद लोग ये अपनी कुतुब में ये भी मज़ामीन में लिखते हैं कि जी वो उनके शागिर्द थे। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ी एक बात कि बाद दफ़ा शागिर्द जो है ना उस्ताद से आगे निकल जाते हैं। मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन फिर मैंने कुछ जो मेरे बुजुर्ग थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सलीम अहमद का एक अलग रंग है, अस्करी साहब उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम है, वो तनकीद में मगरबी अदब के जो उन्होंने ट्रांसलेशंस की, अफसाने लिखे, उसके तराजिम किए, उनकी जो तहरीरें हैं, तो किस तरह से उस्ताद हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो इसलिए उनको उस्ताद मानते थे, वो बाकायदा कोई शागिर्दी उस्तादी का सिलसिला नहीं था, उस्ताद इसलिए मानते थे कि मगरबी अदब से मुतारिफ कराने में सबसे बड़ा हाथ हसन अस्करी साहब का था, जो सलीम अहमद को ने कराया। और उनको बताते थे कि तुम ये पढ़ो, तुम ये करो, तो वो इस वजह से उनको। अच्छा, ये बात आपकी हद तक तो है कि मैंने भी कई जगह इत्तेफाक से पढ़ी है बात, ये वो ज़माना कोई व्हाट्सएप का या फेसबुक का फॉरवर्ड करने को नहीं था, लेकिन मैंने सुना ये है वल्लाह आलम कि हसन अस्करी साहब इतना पसंद करते थे सलीम साहब को कि उनकी गज़लें जो थी वो बाकायदा नकल कर अपने दोस्तों को भेजा करते थे कि देखो ऐसे लिखी गज़ल है। जी, सलीम अहमद साहब को बहुत ज़्यादा वो अपने अप्रिशिएट भी करते थे, और फिर एक ज़माने में उनसे बहुत ज़्यादा नाला भी रहे वो। ये तो होता है ना। हाँ, वो नाला रहने की वजह की हाथ ये थी कि सलीम अहमद साहब चूँकि जो इनकी पूरी तरबियत हुई थी पहले इब्तदाई दौर में, खाकसार तहरीक से बड़े मुतासिर थे। अच्छा जी, जी। और खाकसार बनने के ख्वाब देखा करते थे, बेलचा और सब चीज़ें। उस ज़माने की तस्वीर नहीं क्या नहीं हो तस्वीर। और बहरहाल उसके बाद फिर मुस्लिम लीग कायद आज़म की क़यादत में अपने पाकिस्तान एक ख्वाब था। जी। और अस्करी साहब की जो वो है, फिर सलीम अहमद साहब का रुझान चूँकि शुरू से ही, अगर आपने इनके जो ड्रामाई तश्कील की, सलीम अहमद साहब ने आखिरी चट्टान ड्रामा, शाहीन हो गया, वो तो हम चलेंगे यार के वो मुस्तलफ़, लेकिन शायर, ये मेरे वालिद और ताया का तो ख्वाब था कि इस्लामी जो निज़ाम ज़िंदगी है, बल्कि रायबू की किताब भी है इस्लामी निज़ाम और तज़्ज़िया, तो आपका रुझान ऑटोमेटिकली जमात इस्लामी की तरफ था, सैयद अबुल आला मौदूदी वाली जमात इस्लामी की मौजूदगी में। तो हसन अस्करी साहब का रुझान ज़रा दूसरी पीपल्स पार्टी इस तरफ मैंने सुना है, इस वजह से उनका अच्छा क्या, मैं इस हवाले से आपसे कुछ पूछने भी वाला था, और जो आपने बात की है इत्तेफाक से, किताबों में तो खैर यही मिलता है जो आप बता रहे फरमा रहे हैं। ये एक किताब है जो अक्सर याद आते हैं, अबू नसर साहब की है। तो जो आपने लिखा है बिल्कुल वही बात उन्होंने भी इसमें कही थी है इस किताब के अंदर, और कि वो ख़ासा न सिर्फ इनका रुझान था बल्कि वो इलेक्शन में काफ़ी ने हिस्सा भी लिया। और लिखते हैं कि जब वो ज़माना आ लगा कि पाकिस्तान के नज़रियाती असास पर ज़रूरत पड़ने लगी, सोशलिज्म और इस्लामी निज़ाम के मुबाहिस धुआंधार हो गए, इसी जंग में सलीम भाई भी खुलकर जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से बरतरे पैकार हो गए। तो हाफिज़ साहब लिखते हैं कि 1970 के इंतखाबात से कबल उन्होंने बड़े जोश व खरोश के साथ
जमात इस्लामी के साथ दिया। जसारत में अपने नाम ही से नहीं बल्कि फ़र्ज़ी और कलमी नामों से भी लिखते रहे, मगर जब इंतखाबात के नताइज जमात इस्लामी के मुवाफ़िक़ीन तो क्या मुखालिफिन की तवक्कुआत की भी बिल्कुल बरअक्स या बिलअक्स नुमाया हुए, तो सलीम भाई को भी ऐसा ही धचका लगा जैसे तमाम इस्लाम पसंदों को धचका पहुंचा था। वो हसास आदमी थे, ये सदमा उनके लिए बहुत बड़ा गहरा था। ये तो सलीम साहब की शख्सियत का एक पहलू है, ठीक है, जो आपने बताया और जिसको अहमद हाफिज सिद्दीकी साहब ने बताया। लेकिन मेरा आपसे सवाल एक दूसरा है। ये आपको याद होगा, एक हमारे डॉक्टर ताहिर मसूद साहब ने एक इंटरव्यू लिया था। जी 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 तो उस इंटरव्यू में जो बड़ा मशहूर हुआ था एक जुमला, मैं उसमें से पढ़ के पूछना चाहूँगा। ताहिर मसूद साहब ने एक, क्योंकि आप ये सलीम साहब कहते हैं भाई हमेशा एक मकसदी रहा है, पूरा तरक्की पसंद रहा, अब इस्लाम पसंद कर रहा। तो ताहिर मसूद साहब ने सवाल ये किया कि जनाब, क्या इस्लामी रियासत में ऐसे अदब की तख्लीक की गुंजाइश है जो रियासत के मकसद को पूरा न करती हो? तो मैं समझता हूँ कि मेरी गज़ल रियासत पंजाब पाकिस्तान के किसी मकसद को पूरा नहीं करती, वगैरह वगैरह। अब मैं सवाल पे आ रहा हूँ। ताहिर मसूद साहब कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आप एक इस्लामी रियासत में भी मंटो की बू और असमत चुगताई के लहाफ लिखने की आज़ादी देने के हामी हैं। तो सलीम साहब ने फरमाया, बिल्कुल, रियासत अगर इसकी याद नहीं देगी तो रियासत खुद को नुकसान पहुंचाएगी। जिन्स रियासत ने मेरे अंदर पैदा नहीं की है, अगर मुआशरे में ऐसी सूरत मौजूद है जो जिनसी घुटन और जिनसी बेरहरवी और जिनसी खुदनुमाई, जिनसी इस्तेसाल, जिनसी तशद्दुद पसंदी से पैदा होती है, तो इसके इजहार करने यानी उसको शऊर में लाने की कोशिशों पर पाबंदी लगाने का मकसद ये होगा कि मुआशरा अंदर ही अंदर से जिनसी सिरान में मुब्तला हो जाएगा। तो आपका और हातिफ साहब का कहना ये है कि भाई वो तो कट्टर जमात इस्लामी के थे, इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने बड़े मायूस हुए उसके बाद ये, लेकिन खुद वो ये कहते हैं कि साहब एक मुआशरे के अंदर मंटो का जो है बू और असम सताई के लिहाफ ये तो लिखा जाना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना कि वालिद होगा मेरे शहीद अहमद सलीम अहमद, तो इस्लामी निशास्त सानिया जो है ना उनका ख्वाब थी पाकिस्तान की जो तश्कील के अंदर भी। मैं सिर्फ मकसदी अदब की बात कर रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। तो उनका मैं आपको इसके अंदर मजीद फर्दर बताता चलूँ कि सलीम अहमद साहब जसारत के बानियों में से थे। जी जी। और सलीम अहमद और शहीद अहमद पहले दिन के कॉलम लिखने वाले। इसी इंटरव्यू की इशाअत के बाद सलीम अहमद साहब को जसारत महमूद आज़म फारूकी साहब के मुशीर भी रहे, जब वो वज़ीर बने थे सलीम अहमद साहब। लेकिन इसी इंटरव्यू छपने के बाद उनकी बड़ी पूछा, कहा ये क्या छाप दिया तुमने, और तो फिर सलीम अहमद को जसारत छोड़ना पड़ा। फिर आपने हुर्रियत में कॉलम लिखने शुरू किए। और देखिए, मंटो के बारे में जो है ना, मैं भी एक अरसे तक जमात इस्लामी का, बल्कि अभी भी नज़रियाती तौर पर तो मैं उससे वाबस्ता हूँ और एक अरसे तक मैं उनके साथ काम भी किया। लेकिन मैं सलीम साहब की इस बात की बिल्कुल तायद करता हूँ। उसकी सबब ये है कि देखिए, मंटो को हमने जो है ना फहश निगार के तौर पे जाना है। जो खालिस उर्दू अदब की जो आपने बात हम करते हैं ना, तो मंटो के बारे में तो कहते हैं कि जिस अदालत में उसको मुकदमा चलता था, उसका जज जो है वो जो भी जुर्माना उस ज़माने में 2 रुपये 2.5 रुपये उस पर करता था, उसके बाद आके उससे माजरत करता था, उतर गया, उससे सिग्नेचर लेता था उस अफसाने के। वो सबब ये है कि मंटो के बारे में बस मुख्तसर में बताते चलूँ कि मैंने एक मंटो का अफसाना, 2 अफसाने पढ़े मैंने तो पूरे पढ़ी हुई मंटो नामा। उसने एक अफसाने के अंदर वो लिखता है कि जी, मुख्तसर में आपको बता रहा हूँ कि एक खान साहब हैं और वो खंजर हाथ में लिए जो है वो दौड़े जा रहे हैं जी, और आखिर में वो उसको काबू कर लेते हैं और उससे कहते हैं कलमा पढ़, सीने पे बैठ के। तो जब वो सामने वाला कहता है कि जी मैं पढ़ता हूँ कलमा, कलमा बताओ, तो उनके हाथ में खंजर कांपने लगता है, वो कलमा खुद याद नहीं। एक और मंटो का अफसाना मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 भाई हैं और ये जो मस्जिद है आपकी लाहौर वाली मशहूर ज़माना, जहाँ पे वो एरिया रेड लाइट एरिया कहलाता है, हीरा मंडी जिसे कहते हैं, वो उस नीयत से वहाँ पे जा रहे हैं। उनके पास 10 रुपए की रकम है, वो अफसाने का मुझे अनुमान याद नहीं आ रहा। अजान शुरू हो जाती है, तो अजान से पहले अच्छा होता है 10 रुपए में वो कहते हैं कि शराब के बगैर तो मज़ा नहीं आएगा। तो वो 5 रुपए की बोतल खरीद लेते हैं शराब की। तो तवाइफ से उन्होंने कहा 10 रुपए पे तो अच्छी मिल जाती, तो हम लेन देन करके चलो 5 रुपए उस पर कुछ कर लेंगे, उससे बातचीत कर लेंगे। तो होता क्या है कि जी 5 रुपए की बोतल खरीद लेते हैं, अजान शुरू हो जाती है, तो बड़ा भाई छोटे से कहता है नमाज पढ़ लें। तो कहता जहाँ कहाँ ना, कहता वो अपनी जगह, ये अपनी जगह, अब शराब की बोतल का क्या करें, वो तो मस्जिद में नहीं ले जा सकते आप। तो वो शराब की बोतल, कहते हैं यार यहाँ तो सारे नमाजी आते हैं, हमारे जैसे बदकिरदार लोग थोड़ी आते हैं। तो वो शराब की बोतल जो है वो चप्पलों के साथ रख के अंदर नमाज पढ़ने चले आते हैं। नमाज पढ़कर आते हैं तो बोतल गायब होती है।
अब वो कहते हैं कि यार ये तो बगैर शराब के तो मजा नहीं आएगा, 5 रुपए बचे होते हैं उसकी भी खरीद लेते हैं, अब क्या करें, उधार कर लेंगे जी, उधार इसी नियत से कौन उधार करेगा, इसी बहस में चल रहा होता है, अंधेरा होता है गली में, एक नाबीना लड़की सामने से चलती हुई आ रही होती है, तो उसके आगे पीछे कोई होता नहीं हो, कहते हैं यार ये तो इससे अच्छा तो मौका नहीं मिलेगा। अब वो उसी नियत से उसको जब लेके जाते हैं, वो जगह ना हमवार होती है, जिस जगह वो टूटती है, उस लड़की का सर कहीं लगता है, और वो कहती है कि जी अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम मेरी बिनाई चली गई थी, एक चोट लगने से वापस आ गई, तुम दोनों की वजह से शुक्रिया अदा करके चली आती है। अफसाना खत्म हो गया। जी। अब इस अफसाने के अंदर मंटो क्या मैसेज, जरा नमाज बुराई से रोकती है, नहीं, मैं कुछ तो और बात ये है तो ये तो है वो रेहान साहब, देखें। देखिए मैं कुछ और बात करना चाह रहा था ये, और मैं ख्याल इसके साथ ही हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे, फिर अगले से आएंगे ये इंशाल्लाह। कि जो सलीम साहब की नजरियाती वाबस्तगी जिस जमात के साथ थी, उसमें शायद इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं थी कि वो उनकी अपने बंदे की, अपने एडिटर की बात को बर्दाश्त करते, और उन्होंने उनको जसारत से निकाल दिया, वो फिर मुझे लगे कॉल निकल लगे, सिर्फ इसलिए कि उनको उनकी इस बात से इख्तलाफ था। तो बल मैं इसको वैसे इसमें इतना करूंगा, देखो सलीम अहमद जो है ना, उनकी शख्सियत हमजहत शख्सियत थी, और वो तो उनका एक पहलू, मेरा ख्याल अब काफी हो गया, सियासत भी एक पहलू है उनका, जी, इससे बात करते हैं बिल्कुल। तो मैं ख्याल है दूसरे हिस्से को यहीं पे रोकते हैं, अब बाकी कुछ बातें तीसरे हिस्से के लिए करोगे। जी इस्लाम आज थोड़ा सा जो एक घरेलू जिंदगी के साथ में उनको साहब उसको आगे लेके चलते हैं, और फिर आते हैं उनके अदबी खिदमात के ऊपर। आपने तो खैर बहुत बचपन था आपका, लेकिन जो आपने सुना होगा, घर में कैसे थे, ऑर्गेनाइज थे, क्या था वो? ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत ही मुशफ़िक़ बाप थे वो, बहुत मोहब्बत करने वाले, अपने औलाद से रिश्तों का ख्याल और पास रखने वाले। ऑर्गेनाइज क्यों नहीं थे, तो मेरी वालिदा मुझे बताती हैं कि मेरे वालिद बाकायदा शेरवानी और लखनऊ का पजामा, कुर्ता, बाकायदा स्तरी उठका सब चीज़ें होती हैं। और सलीम अहमद साहब का मामला ये था कि वो सुबह उठते थे तो मेरी दादी की पीछे से आवाज़ है, सलीम बेटा मुँह तो धो लो, उन्होंने और कुर्ता है और चले जाना किसी भी रेडियो के प्रोग्राम में। मैं एक आपको वाक़या बयान करूं कि एक अदबी तकरीर रखी गई सलीम अहमद के एजाज़ में। वहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट मौजूद थे और हॉल भर गया था पूरा खचाखच। एक और ब्यूरोक्रेट इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, उनको नशिस्त नहीं मिल रही थी, स्टेज पे भी सारी कुर्सियाँ तकरीबन भरी हुई थी। सलीम अहमद साहब वहाँ थोड़ा लेट पहुँचे। सलीम अहमद साहब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो जो साहिब सदर थे, साहिब खाना थे, उन्होंने सलीम अहमद को अपनी नशिस्त पेश कर दी। तो सलीम अहमद जैसे बैठने लगे तो वो जो साहब इतनी देर से नशिस्त ढूंढ रहा था, इस्लामाबाद से तशरीफ लाए थे, ब्यूरोक्रेट थे, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने सबके सामने बर्जस्ता कहा कि मैं गुज़िश्ता 10 मिनट से नशिस्त ढूंढ रहा हूँ, आपने मुझे अपनी नशिस्त पेश नहीं की, ये एक उल झलूल आदमी आया है, इसको आपने अपनी नशिस्त पेश कर दी जी। तो उन साहब ने, सलीम अहमद मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने मुस्कुराया तो उन्होंने जवाब दिया, हजरत जिनका बुल झलूल कह रहा है ना, तकरीब उन्हीं के आजाद में रखी गई है, सलीम अहमद है। अच्छा, ये उनके मिजाज का हिस्सा था, मिजाज का हिस्सा था। हाँ, इसमें मतलब वो जैसे अंदर से थे वैसे बाहर से थे। देखिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, मैं आपके सामने उसको कोट कर दूं। उन्होंने अदीब के बारे में कहा है कि मैं पढ़ देता हूँ। जब सलीम अहमद से सवाल किया गया कि आप हुकूमत से किसी ऐसे मुतालबे अपील के हक में हैं कि हुकूमत अदीबों के लिए वजीफे मुकर्रर करे ताकि अदीब फिक्र माश से बेनियाज होकर अदब तख्लीक कर सकें। सही। अब सलीम अहमद इसका जवाब देते हैं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि अदीब कोई ऐसा छोटा मोटा पेशा अख्तियार करना चाहिए जो उसका ज़्यादा वक्त ना ले। सही। और जिसके ज़रिए वो माशरे में इज्जत की एक मुतवस्सित ज़िंदगी गुजार सके। यानी वो अदीब से वही तवक्को रखते हैं जो माशरा के इमाम मस्जिद तवक्को रखता है। उसे ना इतना आराम हो कि सो जाए और ना उसे ना इतना आराम हो, अदीब के बारे में बात हो रही है, उसे ना इतना आराम हो कि सो जाए और ना इतनी तकलीफ हो कि सोचना भी मुश्किल हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या तवाज़ुन क्रिएट कर ली है। ये बात तो इसमें तो कोई शक नहीं है उनका जैसा, बल्कि मुझे ये किताब है असलम फर्रुखी साहब की, गुलदस्ता अहबाब के नाम से, तो उसमें उन्होंने एक मंजर बयान किया है सलीम साहब का। सलीम की वज़ाक़ता और लिबास हर किस्म के तकल्लुफ़ात से पाक और सीधा साधा था। एक ज़माने में सदरी पहनते थे, फिर शेरवानी पर गुजारा करने लगे। शेरवानी में भी कोई एहसास तफाखुर नहीं, बस पहन ली। वो उन लोगों में से थे जो लिबास और उसके लवाज़मात को अहमियत नहीं देते थे। असल चीज़ तो इंसान की रूह, उसका जहन, खुलूस और लगन थी।
फिर एक बड़े मजे का वाकया लिखा उसने कि एक शाम में उनके यहाँ गया तो वो सिर्फ बनियाइन और पैजामा पहने बैठे थे। बनियाइन में भी दामन यूसुफ की तरह डैश 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 डैश। अंदर से उनकी बेटी आई, कान में कुछ कहा, गालिबन यही कहा कि कुर्ता पहन लीजिए। सलीम हंसते हुए बोले, अरे ये तो अपने असलम है, इनसे क्या तकल्लुफ, वैसे ही बैठे रहे। लेकिन जब एक और साहब ने आने की इत्तला दी तो उन्होंने जल्दी से कुर्ता पहन लिया। तो वो एक आलिम थे, बस अपने से मगन रहते थे दुनिया में। दरवेश उनको ये सब आदमी थे। हाँ, दरवेश, बिल्कुल दरवेश आदमी थे। उनको दिखावे से सब चीज से कोई गरज नहीं देखिए थी। सलीम अहमद साहब हो गए, दुनियादार लोग तो थे ही नहीं है ना। जी ये वालिद हो गए मेरे प्रोफेसर शहीन अहमद हो गए, ये लोग तो, इनको तो बड़ी बड़ी, कभी मुझे याद है, मुझे एक अब्बू के दोस्त ने बताया कि उर्दू मरकज़ लंदन ने बाकायदा अब्बू का अपॉइंटमेंट लेटर है क्या भेजा, तो जो साहब लेकर आए, बड़े खुशी खुशी अब्बू ने डांट दिया उनको। मतलब सारी ज़िंदगी हमने मगरिब की मुखालफत की है, मगरिब के ख़िलाफ़ लिखा है, उस मगरिब की नौकरी करेंगे। और आप ये देखें सलीम अहमद साहब हो गए, शहीन अहमद साहब हो गए, इन्होंने मगरिब की अगर मुखालफत की, कभी उनका लिबास तक नहीं पहना। तो उन्होंने अगर मगरिब पे तनकीद की तो कभी मगरिबी लिबास भी नहीं पहना ना, कभी अंग्रेज़ी ज़बान बोली आती थी, बहुत अच्छी था अब्बू को भी और अब्बू को भी। नहीं कभी भी मैंने उनको, ना ताया को ना वालिद को, कभी भी किसी अंग्रेज़ी लिबास जब तन करते नहीं देखा, ना उन्होंने कभी पहना। तो ये उनकी दो रुखी नहीं थी शख्सियत के अंदर, अपने नज़रियात पे, अपनी जो उनकी अक़दार थी और जो तरजीहात थी, हमेशा उसको उन्होंने वो रखा मद्देनज़र और उस पर कायम रहे आखिरी दिन तक। और जहाँ तक ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि मस्कन अज़ीज़ उनका मरकज़ था, उनको तो मिलने वाले आते रहते थे। तो एक और मैं आपको वाक़या बताता चलूँ कि एक बार एक आदमी आया और वो ये बात मुझसे फ़रासत रिज़वी साहब ने बयान की। तो कहने लगे कि वो सलीम अहमद साहब को उसको उर्दू अदब की कुछ अलिफ भी नहीं पता थी, वो उनका बस नाम सुन के आ गया था और वो उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछता रहा और उसको जवाब देते रहा। जब उनका ठीक ठाक वक्त को बर्बाद करके गया तो मैंने सलीम अहमद साहब से कहा कि जी आपने 14 दिन में जो है गालिब कौन जैसी मार्कतुल आरा किताब लिखी, जैसे तहलका मचा दिया बर सगीर के अदब में। हाँ, गालिब कौन जी, उसके बाद आपने 11 दिन में इकबाल एक शायर लिखी। आपका वक्त बहुत कीमती है, इसी कदर किया करें। आप उल्टे सीधे लोगों को जो है क्या बिठा लेते हैं अपने पास। तो उसका जो जवाब दिया ना उन्होंने कहा, फरासत खान, हर शख्स एक ऐसी बात जानता है जो दूसरा शख्स नहीं जानता। हर शख्स एक ऐसी बात जानता है जो दूसरा शख्स नहीं जानता। वो बात मैं उससे जानना चाहता हूँ। ओहो, वो बात मैं उससे जानना चाहता हूँ। देखिए, इसका मतलब कि सलीम साहब उन लोगों में से थे जिनको आखिर वक्त तक जो फिक्र थी वो जानने की थी। क्या मतलब इसकी नहीं थी कि लोग मुझे मान जाएं। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। जी जी, वो अपने इल्म में इजाफा करना चाहते थे। तो उनका, और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि इल्म की और जहालत का फर्क यही है कि जो असल आलिम होता है वो ये जानता है कि मैं क्या नहीं जानता हूँ और मुझे वो सीखना है, और जो जाहिल होते हैं उनको ख्याल ही होता है कि वो सब कुछ जानते हैं। ऐसे तो वो मैं आपको ये बताऊं, तो सुकरात का नाम गालिबन ये, हाँ सुकरात ही ने कहा है ये जो आपने बयान किया। और मेरा मास्टर्स का वाइवा था और मुझसे जब वो जो एग्जामिनर आए हुए थे उन्होंने ये सवाल पूछा कराची यूनिवर्सिटी में कि जी जब आप यहाँ आए थे जी और अब आप यहाँ से जा रहे हैं मास्टर्स के तो करके, तो आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं वो जानता हूँ जो मैं नहीं जानता। तो मेरे जो उस्ताद थी उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कह रहा हो, क्या फ़लसफ़ा। मैंने कहा आलिम और जाहिल में फ़र्क ये है कि आलिम जो है वो ये नहीं जानता कि वो क्या नहीं जानता, जाहिल तो कुछ जानता ही नहीं है। तो ये वाली बात बिल्कुल। तो घर में उनका ज़्यादा मतलब कि किससे वो बहुत मोहब्बत करते थे? आपने कहा कि एक बहन थी और 2 भाई थे सिर्फ। जी जी, 3 थे और बहन छोटी थी। मेरी जो फुप्पो थी, वालिद मेरे शहीन अहमद को तो बिल्कुल बच्चों की तरह उन्होंने पाला है। और मेरे वालिद ने जो भी मेरी नज़र में जो किताब है उसमें अपने जो मैंने बयान किया था कि 3 ख्वाब हैं, उसमें 2 ख्वाब तो ऐसे हैं कि मैं जब भी उसका मुताला करता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तो ख्वाब में देख रहे हैं कि जी एक चेयर है और उस पर लंबी लंबी मखरूती उंगलियां हैं और वो हाथ वो पकड़ना चाहते हैं और वो हाथ उनके हाथ में नहीं आ रहा। तो छोटा बच्चा है, इसलिए अब्बू होता है, अब्बू की उम्र में जो है 6 साल का फ़र्क है। अब्बू 6 साल बड़े हैं अब्बू से, अब्बू छोटे थे बहुत। मेरे वालिद हमें 6 साल के थे जब मेरे दादा का इंतकाल हो गया। तो आप बेसिकली अपने वालिद को देख रहे हैं तो उनकी हिचकियाँ बनती हैं, तो एक हाथ उनका हाथ थाम लेता है, वो हाथ सलीम अहमद का है। और बिल्कुल उन्होंने इतनी मोहब्बत थी, बिल्कुल बड़े भाई की तरह सलीम अहमद साहब को समझते थे और मानते थे। हम लोग, मेरी पैदाइश कोयटा की है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कैंपस की। 1200 गज के गर्द में हमें मिला हुआ था उस ज़माने में। बेहतरीन मेरे वालिद साहब की मुलाजमत थी
3 तो इतने बड़े बड़े लॉन थे, जो 200 गज का मेरा घर है कि वो हमारे 6 घर उसके अंदर आ गए। हर तरह की वहाँ पे फल और फूल और सब चीज़ें थी। सलीम अहमद साहब ने को कुछ अंदाज़ा हो गया था, 1983 21 सितंबर को आपका इंतकाल हुआ, तो आपको कुछ अंदाज़ा हो गया था। आपने सिर्फ 2 सतरें, वो ख़त मेरे पास है, लिखी है कि सलीम अब तुम, शमीम अब तुम आ जाओ, अब तुम आ जाओ। सिर्फ ये 2 जुमले काफ़ी थे। मेरे वालिद अपनी नौकरी, अपना घर, सब कुछ छोड़ के 120 गज के घर में समनाबाद, अब ब्लॉक 18 बी एरिया में शिफ्ट हुए। ये थी मोहब्बत और ये उन दोनों का ताल्लुक था। शमीम अब तुम आ जाओ। और उसके 6 महीने बाद अब्बू का इंतकाल हो गया था। अच्छा, जी मैंने कुछ थोड़ा बहुत मुताला किया तो उससे मुझे मालूम हुआ कि आपकी जो फुफ्फो थी, अगरचे उम्र में कम थी, लेकिन उनका रवैया था वो बड़ी बहनों वाला, और मतलब जितनी केयरिंग करना सबकी है। जी जी, बहुत ज़्यादा। वो असल में हमारे फुप्पो तो वालिद तो ताया के बाद भी हयात रहीं जी। काफ़ी अरसा, और मेरी जो फुप्पा जान थे वो भी सलीम अहमद साहब के जो रुफ़्क़ा थे उनमें शामिल थे। वो ख़ुद भी शायर थे। वो सैयद ज़हर हाशमी उनका नाम था। उनके साहबज़ादे इमरान हाशमी एक बार आपके यहाँ भी तकरीब में तशरीफ़ ला चुके हैं। जी जी जी। और मेरी फुप्पो जो थी वो, उनको ज़ाहिर बात है बहुत बिल्कुल मोहब्बत थी। भैया कहती थी अब्बू को, और भाई साहब ताया अब्बू को कहती थी। और जो भी उनका कोई घर का मसला था, वो भी बहुत जवानी में बेवा हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके, मेरे अब्बू की रूटीन थी, यानी जब अब्बू का इंतकाल हुआ सलीम अहमद साहब का, हालांकि उनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी, ना कोई गाड़ी थी, ना मोटरसाइकिल थी। सलीम अहमद साहब की फैमिली ब्लॉक जे में रहती थी, नॉर्थ नाजिबाद में, और मेरी फुप्पो समनाबाद में रहती थी। तो उनका डेली का एक दिन वो सलीम अहमद साहब के घर जाते थे और एक दिन मेरी फुप्पो के घर जाते थे। तो उनके बच्चों की सारी जितनी तरबियत, वही सब चीज़ वही मेरे वालिद ही उसकी लुक आफ्टर करते रहे। और फुप्पो का भी कोई मसला होता था, कोई चीज़ होता था, तो वो बिल्कुल अब्बू से बिल्कुल बाप की तरह जो है वो सारी वो लेती थी, एक-एक अपना मसला बयान करती थी, और अब्बू उनकी वो करते थे। उनकी शादियाँ जिनके बच्चों की तय हुई, उसमें अब्बू शरीक रहे, कहाँ करनी है, बिल्कुल बाप की तरह दोनों को। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मेरे तायाज़ाद बहनें और मेरे तायाज़ाद भाई जो हैं वो वालिद के इंतकाल पे ऐसे रो रहे थे कि जैसे उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो मोहब्बत थी। मुझे एक और चीज़ मैं भूल गया, इब्तिदा में आपने पूछा था, एक मेरी सलीम अहमद साहब की जो बड़ी साहबजादी है कुरतुलैन ऐनी जिनका नाम, उनके अंदर भी ऐनी के इंशाइये के नाम से सलीम अहमद के ज़माने में उन्होंने कुछ तहारीर लिखी थी, तो वो छपी थी बाकायदा। तो उनमें भी एक अच्छा। अदबी रुझान था, बल्कि अभी भी है, लेकिन वो लिखना उनकी तहरीर एक ही शाया हुई थी, वो ऐनी के इंशाइये के नाम से। जी जनाब। नहीं, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया। और एक ऐसा मतलब आपने बताया ना कि एक जो बुजुर्गों में आप देखें तो बहुत सारी औलादें तो 6 महीने की उम्र में ही ख़त्म हो गई थी, तो जो 2-3 थे उसमें इतनी मोहब्बत पाई जाती जी थी। तो आपको वैसे जो शौक हुआ शायरी का सलीम साहब को देख के हुआ था, ये आपके वालिद भी तो माशाल्लाह अच्छे अदीब थे। जी जी, वालिद मेरे शायर नहीं थे, वालिद मेरे अदीब थे मैंने कहा। नकात थे, अदीब थे बिल्कुल, और 6 किताबें हैं उनकी, प्रोफेसर थे कराची यूनिवर्सिटी में। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि मुझे बिल्कुल, मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है वाली बात है, मुझे बिल्कुल नहीं था वो। जब वालिद का सदमा पहुँचा, और मैं पता नहीं एकदम से शेर कहने लगा था खुद से, इसलिए कि लोग कहते हैं कि वो शायर बन नहीं सकते आप, शायर पैदा होता है। तो मैं खुद से कहने लगा था, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने पढ़ा, बहुत शोरा को पढ़ा, फिर जब सलीम अहमद को पढ़ा तो फिर हुआ कि यार ये तो वाक़ई इससे दरकिनार के मेरे ताए, और उर्दू शायरी के अंदर भी बिल्कुल अलग। यानी अगर आज आप रेख्ता उर्दू अदब की वेबसाइट है, अगर आपने विज़िट की हो कभी, तो उसमें जब सलीम अहमद साहब का हुआ, जब तर्जुमा स्टार्ट हुई, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। तो पहले मीर तकी मीर की तस्वीर आई, मैं जब बताऊँ, जब रेख्ता शुरू हुई थी, मुझे किसी ने बताया, मैंने खोला तो उसमें एक तस्वीर आ रही थी और एक शेर आ रहा था। तो मीर तकी मीर की आई, गालिब की आई, फिर आते रहे मुख्तलिफ, मीर दर्द वगैरह, फैज़ साहब, सलीम अहमद साहब की आई। और उनका एक शेर था वो, शर्त वीरानी से वाकिफ़ ही नहीं शहर के लोग, दरो दीवार बनाकर उसे घर जानते हैं। वाह! तो फिर मैंने जाके सलीम अहमद पे क्लिक किया, तो जदीद उर्दू गज़ल के बानी, ये उन्होंने उनके तारुफ में डाला हुआ था। वो तारुफ मेरा है, मेरे ख़ानदान में किसी का लिखवाया हुआ नहीं है। इसमें सलीम अहमद साहब की मज़ामीन सलीम अहमद, उनकी शायरी की रिकॉर्डिंग सब आपको उस वेबसाइट के ऊपर मिलेंगी। सलीम अहमद साहब की भी किताबें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वो रेख्ता रेख्ता.org आसान से वो वेबसाइट चल रही है। सलीम अहमद साहब पे PhD हो चुके हैं, गालिब लाइब्रेरी से भी हुआ है, पंजाब से भी। वालिद साहब पे मेरे PhD हो चुके हैं। हालांकि सलीम अहमद साहब इंटर के बाद अपनी तालीम जारी नहीं रख सके थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान बन गया था इस वजह से। चलो, मैं ख्याल अभी तीसरा हिस्सा भी यहाँ पे ख़त्म होता है, तो अब चौथे हिस्से में मुलाकात होगी आपसे। तो यहाँ से फिर पहुँच गए अपने चौथे हिस्से में, और आज मेरा ख्याल है आपसे जो बातें की जाएंगी वो उनके अदबी महासिन के बारे में,
कुछ आप हमें बताएंगे उनके रेडियो के दौर के बारे में, कुछ ड्रामानिगारी के बारे में। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल बात मैं शुरू करना चाहूँगा। दो भाइयों में इतनी मोहब्बत थी कि एक ने कहा कि बस आ जाओ और वो आ गए, ऐसे ही था ना? जी हाँ। जब ये दो भाइयों में फूट डलवाने की कोशिश की गई थी, क्या माहौल था घर का? मेरा इशारा साकी फारूकी साहब की किताब पाप बीती की तरफ। साकी फारूकी साहब, अब देखें, बहुत बुरी बात है कि किसी के जाने के बाद जब दुनिया से चला गया हो, उस पर कोई बात ऐसी की जाए या कोई ऐसी तोहमत लगाई जाए कि वो उसका जवाब देने के लिए मौजूद ना हो। तो सबसे बड़ी ये बुनियादी इखलाकी और इंसानी चीज़ है ना क्या? तो उनके तो मेरा दिल चाहता है, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन वो शेख सादी ने कहा है ना कि गुफ्तगू जाहिला खामोशी बाशत। मैं दो आपको बातें बताऊं, इसमें बयान करूं कि साकी फारूकी साहब की वो जो किताब है, एक तो उसको अगर आप पलट के जैसी देखें ना, तो वो शराब की बोतल रख के हाथ में बैठे हुए हैं, उम्मुल खबाइस उनके हाथ में। और फिर वो जब वो किताब स्टार्ट होती है तो वो ख़वातीन के आज़ा के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं, बड़े फ़ख्र से बयान कर रहे हैं, तो उसको उनके मेयार का आपको अंदाज़ा हो जाता है। एक अरसे तक वो अहमद फराज की पब्लिसिटी से और दीगर शोरा की पब्लिसिटी से जलते पड़ते रहे। ये जो मैंने आपसे उर्दू मरकज़ लंदन का जिक्र कर रहा था, मैं चाह नहीं रहा था मैं बयान करूं। जब मेरे वालिद को ये ऑफ़र आई ना, तो उन्होंने उसको डांट दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप ही किसी को रिकमेंड कर दें, तो उन्होंने इफ्तिखार आरिफ साहब को रिकमेंड किया था मेरे वालिद ने। ख्वाहिश इनकी थी साकी फारूकी साहब की, इसी बात पे ही उनसे नाराज़ हुए थे शहीद अहमद साहब से। अच्छा, मैं असल में मुझे पता नहीं साकी फारूकी साहब हयात है या नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, तो मैं कोई सर बात करना नहीं चाहूँगा। लेकिन यही मैंने हरकत की थी। इन्होंने बहुत बड़े हिमायत अली शायर साहब, अब्बू के एक मजमून है चे दिलावर दुज़्दे, फारसी का मिसरा है, उसके अंदर इनायत ये इनको शायर अली शायर, ये जो हिमायत अली शायर साहब हैं, इनको एक अदबी अवार्ड दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। वो जिस गज़ल पे दिया गया था उन्होंने सरका की हुई थी। जरा फिर कहिएगा। अब्बू की किताब है जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर मजमून है, वो किताब का नाम है बुर्शे कलम, मेरे पास मौजूद है, अगर किसी को इसकी तस्दीक करानी हो तो मैं पेश कर सकता हूँ। उसमें मजमून है चे दिलावर दुज़्दे। मैं नए लोगों को बता दूँ, फारसी का मिसरा है, यानी एक ऐसी चीज़, यानी इसका मानी ये है कि कितना बहादुर वो है कि उसके हाथ में जो है ना वो बिल्कुल करीब मौजूद है, इस तरह को मानी है इसकी, और उसके बाद भी उससे वो इनकार कर रहा है। ठीक है, यानी इसका वाकया ये है कि एक बादशाह था, उसके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अंगूठी थी, वो गिर गई किसी उसके किनारे तालाब के। अब वो ढूंढने लगे, वो तालाब की सारी मछलियों के पेट चाक कर दिए। उसके बाद उन्होंने शेख सादी की, चूँकि उससे वो भी निकाली जाती थी, क्या कहते हैं उसको, मेरे ध्यान में से लफ्ज़ नहीं आ रहा, वो अस्तखारा टाइप की, तो वो निकाल दिया, उसको खोला तो उसके अंदर से ये मिसरा निकला कि कितना बहादुर वो है कि हाथ हथेली में लिए खड़ा हुआ फिर भी नहीं डरता। तो उनके बराबर में उनका वो वजीर खड़ा हुआ था, उसके हाथ के अंदर अंगूठी, उसने चराग के नीचे अंगूठी दबाई हुई थी उसने। अच्छा, तो जब वो फाल कहते हैं, तो फाल शेख सादी से निकाली गई, ये रात था रवाज। जी जी जी, तो वो फाल निकाली गई, तो वो कितना बहादुर वो है कि उसके हाथ के अंदर चराग और उससे उसको इशारा मिला, पकड़ा गया वो। तो वो उन्होंने मजमून के अंदर ये इसका उन्वान इसलिए दिया कि इतना जिसपे ये सदारती तमगा मौसूल करें, इखलाकी जरूरत इतनी नहीं है कि ये कह सके या ये जाहिर कोई इनको बता सके। हिमायत अली शायर साहब की गजल जो सरका की गजल है वो मौजूद है उस किताब के अंदर। कौन, क्या नाम है? शमी अहमद साहब की किताब है, मेरे वालिद की बुर्शे कलम। जी जी। अब्बू का इंतकाल 93 में हुआ है, उसके 10 साल बाद वो उसके अब्बू के मजमून का जवाब दे रहे हैं, जब उनको मरे हुए 10 साल हो गए। तो ये भी तो गैर अखलाकी हरकत है ना, आप उनकी जिंदगी में देते हैं ना जवाब, फिर आपको बताते। मेरे वालिद के अखलाक का ये मैार था कि जंग अखबार की जर्द सहाफ़त के अब्बू ने पर और मीर खलील रहमान साहब के ऊपर उन्होंने एक मजमून लिखा, मेरे बड़े भाइयों को दोनों को भेजा जिसारत, वो जिसारत उन्होंने भेज दिया था छपने के लिए। उस रात इत्तफाक से इनका इंतकाल हो गया, जंग के जो मुदीर थे मीर खलील रहमान, उन्होंने मेरे दोनों बड़े भाइयों को रिक्शा करके भेजा है जिसारत के प्रेस के ये मजमून छपना नहीं चाहिए, वापस ले लो, इसलिए उसका इंतकाल हो गया। मैं इतना बदअखलाक नहीं हूँ किसी के मरने के बाद उस पर तनकीद करूँ, उनका अखलाकी मेयार ये था। तो ये साकी फारूकी वगैरह, ये तो हमने तो इसका, जब वो कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर मारोगे तो अपने ऊपर चींटें आएंगी, तो मैं तो उनको इस काबिल नहीं समझता कि इसका जवाब दिया जाए। इसी एक ही पहलू को लिया था
किताब तो मेरी पढ़ी हुई उनका है। इख्तलाफ बिल्कुल नहीं था। और मैं आपको एक बहुत बात बता दूं कि उनका मेयार तो ये था कि उन्होंने तासुर ये दिया था कि वो नाराज होकर आपके वालिद नहीं चले नहीं गए नहीं थे और नहीं नहीं, वो सब वो मैंने पढ़ा हुआ है सब मैंने। अच्छा। और मैंने आपसे अर्ज किया कि सलीम अहमद साहब के दामाद हैं शाहनवाज फारूकी साहब, 14 किताबें उनकी उसके मुसन्निफ हैं वो। मैंने जब उनसे जिक्र किया, जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे बड़ा रंज हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा ये कौन साहब है और क्या। मैंने जब उनसे कहा, मैं कहा इसको तुम अहमियत क्यों दे रहे हो इस बकवास को, इतनी जरूरत ही नहीं है सिर्फ तवज्जो करने की। ये तो उसने फजूल कीचड़ उछाला अपना, बुक्स उसको जमा, इनका नजरियाती वाबस्तगी भी से था, ये लंदन वाला मामला भी था, उर्दू मरकज लंदन के दीगर ये चीज़ें थी। जहाँ तक सलीम अहमद और शहीन अहमद साहब की आपस में ताल्लुक का बात है, मैंने आपको बयान किया, बाप और बेटे वाला था। लेकिन शहीन अहमद साहब की अब आप इतने, मेरे वालिद जो थे 2 जमा 2 बराबर 5 उनकी किताब है, जी वो इतनी बेहतरीन नक्कात थे जी कि उन्होंने तयब्बू के ऊपर एक मजमून लिखा है। उसकी मैं चंद सतरें आपको सुना देता हूँ जो उन्होंने तयब्बू की मौजूदगी में उनको सुनाई। उनका पूरा अदबी हल्का मौजूद था और उन्होंने सलीम अहमद साहब ने शहीन अहमद साहब से कहा कि हाँ भाई सुना, सलीम अपने रुफ़का से कहा कि शहीन अहमद ने मुझे पर एक मजमून लिखा है, तो अब्बू से कहा कि सुनाओ। अब्बू ने उसके अंदर जो मिसरे जो लिखे हैं वो आप ज़रा सुने, मैं आपको बता ही देता हूँ। अब्बू कहते हैं कि जी उर्दू अदब का आखिरी मदारी और कुलियाबाज अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है, लेकिन आखिरी खबरें आने तक ये नशिस्त सलीम अहमद ने संभाल ली। अच्छा। और उसको मुस्कुराते रहे। असल में सलीम अहमद का सबसे ज़्यादा जो था ना, बस वो ये था कि वो सवाल पूछते थे और उसका जवाब जानना चाहते थे। और वो मुख्तलिफ उनके साथ जितने लोग थे वो नई से नई चीज़ उनके पास लेकर आते थे, वो उसके खोज में लग जाते थे। वो ये कुलिया एक बनाया, फिर उसके ऊपर उनकी किताब है नई नज़म और पूरा आदमी, उसको उन्होंने कसरी आदमी पे और पूरा आदमी पे बहस की है। और वो एक ऐसा पहलू है कि बिल्कुल एक नया नुक्ता है, उसके ऊपर भी एक अरसे तक बात होती रही है। तो ये बात थी। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जो आई एम सॉरी किस्सा लेके बैठा है मुझको ये, जी जी। मैं तो ये समझ रहा था कि इसमें वो किस्सा सही था कि आपके वालिद नाराज हो गए थे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके तय से, आपने बिल्कुल तरदीद कर दी कि भाई जवाब जाहिला बादशाह खामोशी, जी जी। ऐसा से कोई वाक़या नहीं है। वरना ये किताब मैं सोचता हूँ बिल्कुल ट्रैश है, ठीक है। और पाकबीती नाम की 2 किताबें आई इत्तेफाक से। पहले किताब ये आई थी अशफाक नकवी साहब की, और जो गालिबन 2003 के लगभग आई थी ये। जी जी। और इसमें और दोनों में जो चीज़ मैंने मुश्तरक देखी ना, साक़ी फ़ारूकी साहब की पाकबीती में जी जी। और अशफाक साहब की पाकबीती में, कि अपने गुनाहों का इतना चर्चा जो समझ से बाहर है। अब दोनों अल्लाह के हाथ जा चुके हैं ये, वो गुनाह जो आपने किसी में किए थे उसको किताब में छापने की कौन सी बड़ी बुराई है। और फिर शराब, अब मैं ज़ाहिर है कि इस किताब में नहीं जाऊँगा कि जो उन्होंने किस्से लिखे हुए शराब नोशी के, और ये बताया है कि किस तरीके से वो भी दुनिया में नहीं है कि किसी साहब की मार्फत उन्होंने फीस के 200 रुपये लिए और फिर उन पर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि उन्होंने जिनसे लेके दिए थे वो उनके शायद क्लाइंट थे, क्या था वगैरह। और मैं इसमें नहीं आता ये जनाब। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मरने वाला कोई भी हो उसे छोड़ दें, अब उसका और उसके अल्लाह का मामला है। उसके बाद आप उसे लिख रहे हैं तो आपको उसके साथ अपने साथ जाती करें कि वो बेचारा अपना आके जवाब नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, इस किस्म की बीती और पाबीती लिखने में जैसे कि साक़ी फ़ारूकी साहब ने लिखी या जैसे कि अशफाक नकवी साहब ने लिखी, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं। अशफाक नकवी साहब का भी मैंने पूरा काम किया था किताब के ऊपर, ये ऐसे ऐसे वाक़यात के आदमी को पल्ले नहीं पड़ता है। बल्कि मैंने कहा था, और वही जुमला इसको भी साथ आता है, कि इन्होंने अपने बारे में इतनी बेरहमी से सच लिखा है जितना लोग दुश्मनों के बारे में लिखते हैं। तो साक़ी साहब ने यही किया था कि अपने दोस्तों के बारे में इतनी बेरहमी से झूठ बोला जितना कि लोग अपने बारे में नहीं बताते। चले हम बल्कि मैं इसमें और एक जुमला बस कह के इसको बेकार है, वही वाली बात है कि इसको अहमियत देने की जरूरत नहीं है। साक़ी फ़ारूकी की जब ये किताब छपी तो मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ, मैं बल्कि उसी से चलते हैं, बात दूसरी तरफ अच्छा निकल जाएगी। वो मैंने अजीज़ हामिद मदनी साहब, उनका बहुत बड़ा नाम, उनके भतीजे हैं जो कि कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, डॉक्टर ज़फ़र सईद सैफ़ी जी। उनको जब ये मेरा उनसे रब्ता हुआ एक प्रोग्राम के अंदर, और वो प्रोग्राम था कसौटी, उनसे जब गुफ्तगू हुई तो मैंने जब उनसे इस बात का किया तो उन्होंने कहा मैं लंदन जा रहा हूँ। और मैंने कहा यार आप ये मेरा जो है ना उनसे कहिएगा कि पहले तो मैंने आपका नाम सुना था लेकिन ये सब चीज़ें हरकतें करने के बाद जो है ना आप नज़रों से गिर गए हैं हमारे पूरे खानवादे की।
तो कहने लगे नहीं तुम बेफिक्र रहो, उन्होंने मदनी साहब के बारे में भी कुछ इन्होंने उसमें लिखी हैं उल्टी सीधी चीज़ें। असल में इनके मशगला था ये कि जितने अदबी और ख़ास तौर पर जो नज़रियाती अदीब थे ना, उनको किसी न किसी तरह उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाएँ कि उनके बारे में लोगों की राय तब्दील हो जाए। इन लोगों की तो सलीम अहमद हो गए, शहीन अहमद हो गए, इनकी तो ज़िंदगियाँ जो गुजरी हैं वो तो आज तक मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 40 साल गुजर गए। जी। और कलाम हुसैन साहब का मैं जुमला कहा कि सबसे अच्छी मौत वो है कि जब आए तो आदमी जिंदा हो, तो आज तक जिंदा है। मुझे मेरा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, आप यकीन करें मेरे हफ्ता दिन 15 दिन बाद ही लोग कहने लगे यार तुम्हारे पास कौन सी पर्ची है। कभी तुम किसी चेयरमैन के कमरे में बैठे हुए चाय पी रहे हो तो कभी किसी दूसरे डिपार्टमेंट के चेयरमैन, मैं तो जाकर से अपने वालिद या ताया का नाम लेता हूँ, कोई ना कोई उनका शागिर्द निकल आता है। और उनका तो आज तक लोग उनके पीएचडी कर रहे हैं, उनके उस पर कर रहे हैं। और दूसरी ये कि देखें जब इस तरह की चीज़ें होती है ना तो वो आपकी औलाद में, आपकी सब चीज़ों में नज़र आना शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जितनी औलादें सलीम अहमद की हों, शहीन अहमद की हों, माशाल्लाह मजहबी जो फ़राइज़ हैं वो भी पूरे कर रहे हैं और अपने ख़ानदानी फ़राइज़ भी पूरे कर रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने जो अभी अजीज हामिद मदनी साहब का जिक्र किया, तो जिस किस्से की तरफ उसमें इशारा है उसमें उनका भी नाम आता है, मुश्तबा हुसैन साहब जी का हाँ। नाम आता है, सलीम साहब का नाम आता है। जी हाँ। अच्छा, बात बड़ी मामूली सी थी और वो ये थी कि सलीम साहब ने उनसे फरमाइश की और मुश्तबा हुसैन साहब ने इनसे अजीज हामिद मदनी साहब से, और उन्होंने अपनी कोई कदर बनानी शुरू की है। तो उस पर ये था कि मुश्तबा हुसैन ने कुछ पे इतराज़ कर दिया कि भाई ये जो है वो जिसमें जज़्म है कि नहीं, गिरा है। लेकिन मैं बताता हूँ कि अजीब व गरीब सा है कि जब वो आके उन्हें नज़ीर पेश कर दी है, मुश्तबा हुसैन साहब ने रक्शे पे गए, आए, नज़ीर पेश की, उसके बाद क्या हुआ ज़रा सुनिएगा। जी। कि गर्ज ये कि 40-45 मिनटों में वो वापस आए और बड़े रौब से कहा तुम्हें क्या मालूम है, वाली नज़रों से मुझे देखा और अनीस के मरसिए के चंद शेर सुनाए। अनीस ने काफी में निगाह गिरा ज़रा वगैरह बांधा, साहब शायद जो कुछ भी है। तो मैंने कहा यह ज़ेर ज़बर की बात नहीं हो रही बल्कि जज्म हरकत की बात हो रही है। मुज्तबा अपनी शिकस्त को कबूल न कर सके और कहा कि ये सारे जदीदिये जाहिल होते हैं। मैं अपनी कुर्सी से उठा और भौचाल की तरह उन तक पहुंचा और उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। लोगों ने बीच बचाव करवा के मुझे मेरी कुर्सी पर बिठाया। ये साकी साहब का मिजाज था ये, मगर उनके इश्तियाल अंगेज फिक्रे का असर भी जाहिर नहीं हुआ था। अब देखिए आगे कहाँ तक पहुंचते हैं। तमाचे से मेरी तस्कीन नहीं हुई। मैंने सोचा कि अहले ज़बान को मारपीट से नहीं बल्कि सिर्फ ज़बान से ही तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। चूंकि उनका बेटा हैप्पी डेल में मेरा शागिर्द था, इसलिए 1 मिनट के गौर व खौज के बाद मैंने कहा कि और यही नहीं, मैं आपके बेटे को फेल भी कर दूंगा। तो ये हमारे अदीब ये इनके अखलाकी मैरी अदीब नहीं तो मतलब कि क्या कहूँ मैं, बस इनका इंतकाल हो गया। अगर ये जिंदा होते तो मैं बहुत कुछ कहता इनके बारे में, लेकिन मैं इनके मैार पे नहीं आना चाहता। वो मुझे याद है सिर्फ वो इख्तबास पढ़ के मैं हुआ कि मैं एक प्रोग्राम की तो होस्टिंग कर रहा था, तो मुझसे बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म का, बल्कि वाहियात किस्म का किसी ने सवाल पूछा। तो मैंने था मुझसे उम्र में कम, मैंने उसको सिर्फ एक जवाब दिया। मैं इस हवाले से कह रहा हूँ ये बात। मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे यहाँ तक आने में ना 20 साल लगे, हाँ, तुम तक पहुँचने में मुझे 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे महल तक आना नहीं चाहता। सलीम अहमद ने बड़ा प्यारा शेर है उनका, मुझे याद आ गया, मैं बल्कि साकी फारूकी की नज़र करूँगा। तुम तो दुश्मन भी नहीं हो कि ज़रूरी है सलीम, तुम तो दुश्मन भी नहीं हो कि ज़रूरी है सलीम, तुम तो दुश्मन भी नहीं हो कि ज़रूरी है सलीम, मेरे दुश्मन का मेरे बराबर होना। वाह, लेवल पे आओ फिर बात करेंगे। औकात क्या है तुम्हारी? बात ये सलीम अहमद है। सही। तुम तो दुश्मन भी नहीं हो कि ज़रूरी है सलीम, मेरे दुश्मन का मेरे बराबर होना। जनाब, तो बातें तो बड़ी दिलचस्प हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हम 5वें हिस्से की तरफ से तो इसको मैं ख्याल है बीच में रोकते हैं और मेरा ख्याल है अगला हिस्सा ये होगा कि हम बराह रास्त उनकी शायरी पे आ जाएं, या आप कुछ और ऐड करना बस चाहेंगे? 1-2 चीज़ें मैं ऐड करूँगा फिर इसको ठीक है, इंशाल्लाह। एक मैंने वाकया 1-2 वाकया सुना के बस फिर चलिए फिर इसको एक हिस्सा और कर लेते हैं। जी जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर गुफ्तगू का 5वां हिस्सा स्टार्ट होता है। आज अब हमें क्या बताएंगे सलीम साहब के बारे में? बस मैं कुछ उनके हवाले से, मैंने पिछले चौथे हिस्से में आपको इशारा किया था कि कसौटी प्रोग्राम में मेरा जाना हुआ। वो जाना भी बड़ा इत्तफाक, एक अजीब वाकया हुआ। मेरे दफ्तर के अंदर मेरे बॉस थे मिनाज अहमद कुरैशी साहब, ग्रुप हेड HR थे हमारे, और अदबी बड़ा अच्छा ज़ौक़ रखते थे। तो
एक दिन उनका कमरे का दरवाज़ा खुला और उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं उस बिल्कुल नौजवान था। ये 2006 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2006 या 6 की बात है या 8 की बात, 2008 गालिबन। तो मैं अंदर गया तो मैं देखा एक साहब जो हैं वो वेस्ट कोट पहने हुए और बैठे हुए, उनके सामने बड़ा ज़बरदस्त चेहरे से बड़े काबिल और बड़े पढ़े लिखे लगे हैं। तो उन्होंने मेरा तारुफ कराया कि ये हमारे हैदर रज़ा साहब हैं और जनरल मैनेजर होते थे लाहौर, उसमें रिटायर हो चुके हैं। और उसके बाद में कहा कि अब सुनाएं आप सलीम अहमद की गज़ल। उन साहब ने मेरी तरफ नीचे से ऊपर एक बार देखा बड़े अजीब नज़रों से कि यार ये नौजवान में टाई लगाए हुए, पैंट शर्ट पहने हुए, इसको सुनाऊं मैं? मैं इसको सुना। तो उन्होंने बड़ी नागवारी के आलम में सलीम अहमद की गज़ल का पहला मिसरा पढ़ा। ठहर जाते हैं कि आदाब सफ़र जानते हैं। ठहर जाते हैं कि आदाब सफ़र जानते हैं। दूसरा मिसरा मैंने पढ़ा, हाँ, मरना मंजिल को भी हम राह गुज़र जानते हैं। वाह। तो उन्होंने मुझे ऐसे चौंक के देखा। हाँ, दूसरा मिसरा उन्होंने पढ़ा, ना मुरादाने मोहब्बत को हिकारत से न देख। हाँ, मैंने जवाब दिया, ये बड़े लोग हैं जीने का हुनर जानते हैं। जीने का हुनर जानते तीसरा शेर पढ़ते हुए अपनी नशिस्त से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, शर्ते वीरानी से वाकिफ़ ही नहीं शहर के लोग। मैंने कहा, दरो दीवार बनाकर उसे घर जानते हैं। वाह। आप यकीन कीजिए, चौथे शेर के ऊपर उन्होंने मेरे दोनों कंधे ऐसे हाथ में थामे और उनके अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई थी। और वो एक तरह से दहाड़े, दे के दस्ते आता तेरी गलत बख्शी को। वाह। मैंने कहा, ये अलग बात है कि चुप हैं मगर जानते हैं। कैसे जानते हो तुम सलीम अहमद को? मैंने कहा, सलीम अहमद के, तुम तो पैदा भी नहीं होगे जिस वक्त सलीम अहमद का इंतकाल हुआ। मैंने कहा, आप सलीम अहमद के भतीजे को उनकी गज़ल सुना रहे हैं और वो जानता भी नहीं होगा। नहीं, खैर सारे भतीजे इतने सादतमंद नहीं होते हैं। बेटों को गज़ल याद नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि तुम शमीम के बेटे हो। और उसके बाद तो जनाब उनसे इतनी अच्छी मेरी याद अल्लाह रही कि वो जब आते थे मेरे पास ही आते थे। एक रोज़ उन्होंने मुझे कहा जाते हुए, आई वॉन्ट टू सी यू ऑन टेलीविज़न। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार ऐसे कह रहा हूँ। चंद दिनों बाद मेरे पास कॉल आई, एक अननोन नंबर। उसने कहा, जी मैं निदा स्टूडियो से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है और कसौटी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है और आप जो है नौतनाबाद में एक मुझे स्टूडियो का बताया, वहाँ तशरीफ़ किया है। मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा तो ख्वाब था कसौटी प्रोग्राम जब मैं दिखता था, कुरैशपुर हो गए और उबैदुल्ला बेग हो गए। उबैदुल्ला बेग साहब बाहर बैठे हुए थे, चंद नौजवानों से फारसी अदब की गुफ्तगू कर रहे थे। कुरैशपुर अंदर होंगे, मैं बाहर जाके बैठ गया। अच्छा, मैं ये सोच के गया था कि मैंने अगर हल्का सा भी अदबी हवाला दिया ना तो ये लोग टक करके पहुंचेंगे, इसलिए कि मेरा वालिद क्या रुफ़ा में शामिल थे सब, हाँ, ताया के, सलीम अहमद के खास तौर पर। हाँ, तो मैं जाके बैठ गया। नया नया मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया शुरू हुआ था। तो उन्होंने उससे बात करते हुए कहा, मुझे मुस्कुरा के देखा, मैंने सलाम किया। मैंने कहा, क्या मशागिल है आपके? मैं कुछ नहीं, नेट ब्राउजिंग वगैरह जानबूझ के मैंने की। तो उन्होंने फिर मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। इतने में जो उसके वहाँ के वो थे जो सारे इंतजाम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया। कुरैशपुर साहब बैठे हुए थे, सामने खातून थी। कहने लगी, जी आप क्या लेंगी? इमारत है, जानवर है, वाक़या है और शख्सियत है। शख्सियत हो चुकी है तो इमारत, उनको इमारत को उन्होंने कायल कर लिया। मुझे कहने लगे, आप कोई वाक़या है या कोई? मैं कहा, नहीं, मैं तो शख्सियत की बात करूँगा। उन्होंने अच्छा, वहाँ पे इत्तफ़ाक़ से ताहिर मसूद साहब भी, ज़फ़र सईद सैफ़ी साहब भी, इत्तफ़ाक़ हुआ था, एक ही खानवादा समझने मिल गया वहाँ। ज़फ़र सईद साहब को मैं इस हवाले से भी जानता हूँ कि मैं खुद उनका स्टूडेंट रहा कराची यूनिवर्सिटी में। जी, तो आपको जानते होंगे ना सवाल? बिल्कुल। तो ताहिर साहब भी जानते होंगे? जी, ताहिर मसूद भी जानते थे मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे शख्सियत में मुसर क्यों हो? तो मैंने उनसे कहा कि क्या शख्सियत है? बड़े नागवारी के अंदाज में मुझे कुरैशपुर साहब ने कहा, साथ बिठा के, मैं सलीम अहमद। तो एकदम से चौंके हो। कहने, सलीम अहमद को तुम कैसे जानते हो? मैं से बिल्कुल नौजवान था। कुरैशपुर ने कहा कि तुम्हारे ताया है? ऐसे मुझे गाल थप्पा, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, तरीका ये था कि वो कार्ड के ऊपर लिखते थे, आप शख्सियत खुद ही उसको कार्ड में बंद करके लिफाफे में अपने पास आप रख लेते थे। और जब प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती थी, उबैदुल्ला बेग का कोई किरदार नहीं था, अब वो जाके उन्होंने दिया। अब जब खैर मेरा नंबर आया, अब उन्होंने सवालात पूछना शुरू किए और मज़े की बात ये हुई कि उबैदुल्ला बेग नहीं पूछ सके। हैं? जी। अच्छा। और उबैदुल्ला बेग नहीं पूछ सके और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप, तो मैंने कहा, मैं उनका मिसरा पढ़ूंगा, शायद कोई बंदा खुदा है, सहरा में अजान दे रहा हूँ। तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, सलीम भाई। तो उसके बाद मैंने कहा, जी। उन्होंने मुझे कहा, इधर आओ। मैं गया और मुझे कहने लगे, तुम कौन हो? सलीम अहमद के। मैं कहा, उनका भतीजा हूँ, सलीम अहमद का बेटा। उन्होंने मुझे गले लगाया, रोने लगे वो ना। और फिर उन्होंने ज़फ़र सईद साहब
हफीज साहब की तरफ का, मुझे साल हो गए इस प्रोग्राम को करते हुए। आई नेवर फॉरगेट दिस बॉय, मैं इसे कभी नहीं भूली। तो ये हैदर रजा साहब का किस्सा तो मैं बड़ा मजेदार सुनाया, तो अभी मुलाकात रहती है आपसे उनकी? नहीं, हैदर रजा साहब का बस उस मैं कसौटी प्रोग्राम में मैंने शिरकत की और उसके चंद दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई। मैं उनका शुक्रिया अदा किया। इत्तफाक ये हुआ, जब उनका साहबजादे उनको छोड़ के चले गए तो कहने लगे मियाँ, मैं उस ज़माने में वो आयशा मंजिल के करीब कहीं रह रहे थे, कराची शिफ्ट हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ छोड़ देगा। मैं कहा वो रास्ते भर बात होती रही, शेर व शायरी चलती रही। आयशा मंजिल के स्टॉप पे उतरते हुए उतरे वो, मैंने उनको सलाम किया, फिर पलट कर आए और मुझे पलट के कहने लगे रहान मियाँ एक शेर सुनो। और मुनीर नाजी का गलबन शेर था वो, उन्होंने एक बार सुनाया, मुझे याद हो गया। और वो शेर ये था कि वक्त रुखसत तेरी आंखों का छलक सा जाना, वक्त रुखसत तेरी आंखों का छलक सा जाना, वक्त रुखसत तेरी आंखों का छलक सा जाना, एक मुसाफिर के लिए ज़ादे सफ़र हो जैसे, एक मुसाफिर के लिए ज़्यादा सफर हो जैसे। बहुत खूबसूरत शेर। बहुत खुश है। और आप यकीन कीजिए कि उसके 2 या 3 दिन के बाद उनके साहबजादे का मैसेज आया कि अब्बू का इंतकाल हो गया। ओ हो। आपको वो शफी मंसूर का शेर याद नहीं आया? मेरा अपना भी इरादा है सफर का मंसूर, वरना यारों को बहुत दूर न जाने देता। वाह 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 वाह। तो इसी उसमें मुझे एक और शेर याद आ रहा है, मैं इसलिए, इसका शेर है अब्बास ताबिशी का गलबन, मैं इसीलिए किसी को जाने नहीं देता जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। अच्छा। मैं इसलिए भी किसी को नहीं जाने देता जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। रईस फर्रुख ने इसी उसमें कहा कि जी रोज साए कहीं को जाते हैं, रोज साए कहीं को जाते हैं, एक दिन हम भी साथ हो लेंगे। आय हाय हाय, एक दिन हम भी साथ हो लेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि नसरी नज़म में लगा दी, बहुत गजल में कमाल। रईस फर्रुख की क्या बात। एक और शेर मैं आपको उनको सुना, बड़ा छूता। हाँ सुनाइए। सड़कों पे घूमने को निकलते हैं शाम से, रईस फर्रुख का शेर। ये सड़कों पे घूमने को निकलते हैं शाम से, आसेब अपने काम से हम अपने काम से। अब क्या बात है, फिर सुनाइए। सड़कों पे घूमने को निकलते हैं शाम से, आसेब अपने काम से हम अपने काम से। बहुत बहुत। तो ये थे शायर पहले, आजकल तो बहरहाल मैं क्या कहूँ, मैं इसलिए। अच्छा, एक माइंड नहीं कीजिएगा कि आपका जो माशाल्लाह आपने जिक्र किया हैदर रजा साहब का कि उनका इतना अच्छा शायरी का ज़ौक़ था, सब कुछ था, तो वो शायद इसलिए भी हुआ कि रिटायर्ड आदमी से करने कुछ खा रहे। कभी कोई हाजिर ड्यूटी आपको मिला है जिसको शायरी का इतना शौक रहा? मेरा अगर हाजिर ड्यूटी में बात करें, जाएगा ड्यूटी हम दफ्तर में ही करते, तो मेरा एक और बहुत अच्छा इत्तफाक हुआ, 2006 की बात है, बल्कि हैदर रजा साहब से तो मैं 2008 में मिला। उससे पहले का इत्तफाक है कि मैं HBFC के अंदर मेरी जॉब हुई 2006 में 3 जुलाई को। और मैंने जिनके अपने बॉस का जिक्र किया, मिनहाज अहमद कुरैशी साहब का, उन्होंने मुझे एक दिन हम सबसे आके कहा, मेरे मैनेजर से भी, कि मैं असिस्टेंट मैनेजर होता था, अपॉइंट हुआ था, कि जी वो MD जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ज़ैगा महमूद रिजवी साहब, वो आज HR ग्रुप से मिलना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रा तैयारी करें। अच्छा, वो मेरे भी MD रह चुके हैं पाक कुवैत के अंदर। अच्छा अच्छा। वो नीचे के लेवल में हर से मिलते थे वो। अच्छा, बड़े ज़बरदस्त आदमी है माशाल्लाह वो। और अभी हायरार्की का इशू नहीं था। हाँ, अभी भी कहीं मिल जाए, जिस मोहब्बत से मिलते हैं और जो मेरा भरपूर वो तारुफ अपने साथ जो भी उनके होता है वो कराते हैं, तो बहुत ही नफीस आदमी। उनका भी शायरी के शौक है। जी जी, बहुत अच्छा ज़ौक़। और मैं आपको बता ये रहा था कि वो हुआ ये कि जब वो मीटिंग हमारी स्टार्ट में आके बैठे, ज़ैगम साहब अपनी नशिस्त पे बैठे चेयरमैन की, और चेयरमैन भी थे हमारे बोर्ड पर, MD भी था HBFC की, तो सबने अपने अपने तारुफ कराना शुरू किया। अच्छा, मैं डरा हुई बहुत था, पहली बार मिल रहा था उनसे, तो मेरा जब नंबर आया तो मैंने कहा मेरा नाम सैयद रहान अहमद है, आई एम अपॉइंटेड एज असिस्टेंट मैनेजर HR, रिसेंटली अपॉइंटेड। तो एकदम से जो मिनहाज साहब मेरे बॉस थे, उन्होंने ज़ैगम साहब के कान में कुछ कहा, तो एकदम से उन्होंने अपनी जो निशस्त जो कुर्सी थी उसका रुख नहीं था, नहीं तुम सलीम अहमद के भतीजे हो? अच्छा। मैंने कहा जी। तो कहने लगे कि यार पहले हम लोग जब बाहर होते थे बैरून मुल्क, तो हमारे पास नाम आते थे कराची से, सलीम अहमद, करार हुसैन, जॉन एलिया, बड़े बड़े नाम, ठीक है। और अब आते हैं रेहान काना, नईम शहरी, उस जमाने में ऑपरेशन चल रहा था इनके। रेहान काना या रेहान टुंडा उसी तरह के नाम थे। ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है? जी जी। तो वो उसने कहा कि इस तरह पहले हमारे सर फखर से बुलंद हो जाते थे, अब शर्म से झुक जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी बड़ा कहने लगे, मैंने 1984 में जो है ना, सलीम अहमद साहब UAE या दोहा कहा वहाँ आए थे, और मैंने उनके आखिरी मुशायरा था, मैंने उसमें शिरकत की थी। तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि वो मुशायरा 1983 में आपने शिरकत की होगी। लेकिन नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, और 1984 के अंदर शिरकत की थी। मैं तुम्हें तारीख भी बता सकता हूँ
तो मैंने कहा सर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो 1983 में आपने मुशायरा सुना होगा, तो एकदम से उनको नागवार गुजरा, बता एमडी थे वो अपनी मीटिंग। खताए बुजुर्गा गिरफ्तार खतास आप भी अपने एमडी को टोक रहे हैं, कमाल की आपने। मेरे जो बॉस नौकरी थे, बच जाए वही बहुत है। मेरे बॉस थे वो मुझे एकदम से घूरने लगे, तो जाहिर है, और क्या, ये तो मरेगा अभी मरवाएगा तो साथ में। उन्होंने एकदम से कहा, उससे मैं कहा मियां मैंने शिरकत की है, मैं जानता हूँ ना, मैं कहा हजरत मैं उनका भतीजा हूँ, मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। वजह ये है कि 1983 में उनका इंतकाल हो गया था 2 सितंबर को, आप 1983 में कैसे उनका मुशायरा सुन सकते हैं। अच्छा, पूरा हॉल में एकदम से सकूत तारी होगा, फिर जागम साहब क्या कहा मार के हंसे, बिल्कुल बड़ा अच्छा। और उसके बाद से जो है ना कहेंगे हाँ हाँ सही है 1983 था। उसके बाद से यकीन करें मुझे एफटीसी की बिल्डिंग में कहीं वो मिल जाते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे, अपनी एग्जेक्टिव वाली लिफ्ट में मेरे साथ ले आते थे और अपने रूम तक जाते थे, चाय मंगवाते थे और मुझसे कहते थे सलीम अहमद के अशार सुनाओ, और मैं जो शेर पसंद आता था खुद अपने हाथ से लिख के पर्ची अपनी वेस्ट कोट या उसमें कोट की जेब में रखता रहता। मोहब्बत का ये आलम था। कहते थे कि मैं अभी भी जब मिलते हैं कहते हैं मैं सलीम अहमद की जो कुलियात है वो अपने सराहने रख के सोता हूँ। तो उनकी ये आपने जो कहा दफ्तरी, उसके अंदर मुझे एक और जो दूसरी शख्सियत हैदर रजा साहब के पास के अलावा मिली, वो एक मिनाज साहब और एक ये ज़ाहिर महमूद रिजवी साहब। सलीम अहमद साहब को मालूम हुआ कि उनको निगार अवार्ड मिला था, उन्होंने पाकिस्तान की पहली जासूसी फिल्म लिखी थी राज, और एक लड़की का ताबूत, ट्रेन रुकती है, एक ताबूत निकलता है, उसमें एक लड़की की लाश है, बड़ी ज़बरदस्त उसकी कहानी थी। तो उसकी वजह से मोहम्मद अली की इनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक अरसे तक इसरार करता रहा अदाकार कि जी आप लाहौर आ जाएं और मैं आपको घर दे देता हूँ और आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे बैठ के लिखिएगा। लेकिन वही वाली बात जो मैंने की कि इतनी आसूदगी नहीं चाहिए होती कि वो सोता रहा पड़ा हुआ दिन। आपने इनकार कर दिया कि मोहब्बत बहुत करते थे। तो उन्होंने किसी प्रोड्यूसर को भेजा सलीम अहमद साहब के पास, और उसने उनसे कहा, उनकी महफिल जमी हुई थी मस्के नजीर, उन्होंने उनसे कहा कि जी आप जो है वो इस फिल्म की कहानी लिख दें, 5,000 उसने कहा मैं आपको उस जमाने में मुआवजा में इसका दूंगा। तो आप सलीम अहमद ने कहा 10 दिन बाद आ जाना, इस तारीख को आ जाना। कितने बजे आ जाओ, टाइम भी बता दिया। उस दिन वो पहुंच गया। आप सलीम अहमद साहब ने जब उसको देखा उसके बाद कहने का अच्छा अच्छा ठीक है, गए अंदर से और वो मुसविदा लेकर आए कि तो उसने कहा लाइए मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं मुझे पहले सुन लो। तो अब उन्होंने पढ़ना ही शुरू किया मकाल में, तो वो प्रोड्यूसर साहब जितने वहाँ बैठे हुए थे उनको बड़ा मजा आया और वो बड़ी कहानी की बड़ी तारीफ की वाह वाह करते रहे। जब उन्होंने पूरा सुना दी स्टोरी कहानी, तो उसने खुश होकर प्रोड्यूसर ने 5,000 रुपये और निकाले और उसने कहा कि जी मेरे 5,000 तय हो, इतनी ज़बरदस्त कहानी है, आप ये 10,000 रुपये रखें। तो सलीम अहमद ने 5,000 और ये मुझे दे दें। तो सलीम अहमद ने वो 5,000 रुपये जो पहले दे के गया था वो अपने कौतकिया किसी के नीचे रखे हुए थे, उन्होंने वो भी निकाले, ये 5,000 रुपये भी लिया। वो मुसविदा जब उसके हाथ में दिया तो वो कोरे कागज थे। अरे, और आपने उनसे कहा कि माजरत मैं भूल गया था, अब तुम्हें देख के मुझे याद है। आप अंदाजा कीजिए कि उस पूरी गुफ्तगू के दौरान किसी को ये अंदाजा नहीं होगा कि शख्स फिल्म सुना रहा है। बड़ा जबरदस्त किस्सा है तो जी फिल्म बदी पूरा फिल्म सुना रहा है। मतलब तो बचपन से उनकी जो जहानत थी, उनकी वो जहानत थी, चौड़ी पेशानी, और जो बच्चा अपने महल में अशोक सारे याद कर अशोक याद कर ले, एक बार में इंजील याद कर ले, जी 6 साल 5 साल की उम्र में, 11 साल में आपकी तारीख अपने खलदून खत्म कर ले। भला का उनका हफ्जा था, और वो यकीन करें कि वो ऐसी शख्सियात जो है ना वो सदियों में पैदा तो 10,000 रुपये वापस कर दें। नहीं, वो तो फिर उन्होंने उसको वापस तो कर दिया था, ज़्यादा अखलाकी तौर पे तो वो काम ही नहीं कर रहे। लेकिन उसने फिर जब इसरार किया तो मैं आपसे कहा ना कि उनके हल्का अहबाब में बैठे रहते थे कई लोग थे, बासित अजीम हो गए शायरों में और दीगर हो गए, तो उन्होंने फिर एक की जिम्मेदारी लगाई कि यार मैंने बयान तो कर दिया कहानी, तुम लिख देना और मुझे दिखा देना एक नज़र। और फिर वो उनके पास से जो है वो मामला ये हुआ। दूसरा फिर एक और चीज़ ये भी मैं उनकी बयान करना चाहूँगा कि उनके ये जो थे, एक कमर जमील साहब का मैं जिक्र किया था, जी जी जी, तो अदबी महफिलें चलती थी, तो एक वाक़या मुझे ख्वाजा रज़ी हैदर साहब ने सुनाया। उन्होंने कहा कि जी वो एक बार सलीम अहमद साहब की आदत ये थी कि वो जो है ना सामने वालों को जिस तरह जो भी आपने किया वो सलीम अहमद साहब भी अक्सर करते थे कि वो सामने वाले से ना कुछ ऐसी बातें करते थे कि वो मुश्तहिल होकर मस्जिद बोले ना। मैंने मुश्तहिल मकसद कहने का मेरा ये था कि ताकि उससे और कुछ निकले ना, यानी जो हर शख्स वो बात जानता है जो दूसरा नहीं जानता ना, वो बात उससे जानना चाहता हूँ उसके मतलब मतलब थोड़ी का नाम क्या है, फादर नाम के सियासी नंबर का, जी जी, तो वो कुछ ऐसे जुमले कहते थे, मिर्चे लगाना, जैसे हम उर्दू मिर्चे लगाना कहते हैं ना, कि वो बंदा और बोलता था। आप सब कुछ कह जा रहे हैं मुझे। तो वो कमर जमील साहब जो है वो नक्शे पे गुफ्तगू हो रही है और सलीम अहमद साहब ने उनको मिर्चे लगाने के लिए एक जुमला कहा कि लोगों ने नक्शे को पढ़ा नहीं होता, उससे गुफ्तगू शुरू कर गई।
अच्छा, ये जुमला जब कमर जमील साहब ने सुना ना, तो वो उर्दू उसमें बैठे हुए थे रेडियो पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी वॉइस कोड जो थी वो उठाई और वो निकल चले गए। ख्वाजा रजी हैदर उसी वक्त आके बैठे थे, तो उनको चेहरे पे जब उन्होंने देखा तो सलीम अहमद मुस्कुरा रहे थे, सिगरेट पीते थे। तो ख्वाजा रजी हैदर ने उनसे कहा कि सलीम साहब, आपने कमर की दिल आज़ारी की है। तो सलीम अहमद ने कहा, नहीं नहीं, कहीं क्या बात कर रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था, वो किसी काम से उठकर गया होगा किसी वजह से। तो उन्होंने कहा, नहीं, वो नाराज़ हो के गए आपसे, आपने उनकी दिल आज़ारी की है। यानी कि थोड़ी देर बाद उनकी एक अजीब सी उनके ऊपर कैफियत तारी हुई और उन्होंने मुझे कहा, चलो। अपनी शेरवानी उठाई, मैं कहा, आप मेरे साथ कैसे जाएंगे, मैं मोटरसाइकिल पे हूँ। मैं कहा, और यूसुफ प्लाजा के ज़माने में कमर जमील रहते थे एफ एरिया में, वो उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ कर आए और कहना, ख्वाजा रजी हैदर, मैं मोटरसाइकिल पार्क कर रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ दौड़ते हुए चढ़े और कमर कमर करके दरवाज़ा पीट रहा है। और मेरे जहन में, यार, ये पता नहीं अब क्या होगा, हाथापाई होगी, क्या होगा। कमर जमील ने दरवाज़ा खोला और दोनों एक दूसरे के गले लग के जो ज़ारो कतार रोना शुरू हुई। अदबी इख्तलाफ। जब सलीम अहमद को ये पता चला ना कि इसकी दिल आज़ारी हुई है, वो एक मजहबी आदमी थे बाय नेचर, उनसे चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि मुझसे किसी की दिल आज़ारी हो जाए। अदबी इख्तलाफ अपनी जगह, यानी अदबी इख्तलाफ इस नौयत का था कि एक मजमून में ये तक लिख गया गालिबन कमर जमील या अनवर सदीद साहब ने, कि अगर सलीम अहमद ने एक शेर भी कहा होता तो मैं उन्हें शायर मान लेता। और सलीम अहमद ये कह गया कमर जमील के बारे में कि इसने बहुत से बेहतरीन गज़ल गो शायरों को जो है अब नसीर नज़म के पीछे लगा के उनका वो ज़ौक़ ज़ाया कर दिया। ये अगर साबिर वसीम साहब हयात होते तो इसकी तस्दीक करते इस बात की। जी जी जी। तो अल्लाह करी के रहमत करे साबिर वसीम साहब को भी, उनके यहाँ बड़ी अच्छी आपकी महफिलों में उनसे मुलाकात रहती थी। तो मैं आपको बयान कर रहा था कि ये लोगों का, ये थी इनकी रिवायत, ये थी इनकी मोहब्बत आपस में। इख्तलाफ भी उनका जो होता था वो। एक और वाक़या मुझे याद आया कि आपका अथर नफीस, वही जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाएं, कहा कि जैसे शायद आपकी वसीयत थी कि जी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी ब्याज, सलीम अहमद की जो ब्याज है वो मेरी कब्र में रख देना, मेरे कफन में। अच्छा। जी। तो जब इनकी तदफीन हुई थी आपके सखी हसन कब्रिस्तान में, तो जब इनकी तदफीन होने लगी तो वसीयत के मुताबिक किताब सलीम अहमद की ब्याज उनकी उस पर रखी गई, और उन्होंने जब रख दी गई उसके बाद सलीम अहमद ने वो किताब उठा ली। तो किसी ने कहा कि भाई ये तो उनकी वसीयत थी। उन्होंने कहा, उनकी वसीयत होगी, किताब तो मेरी है, वसीयत पूरी हो गई। इसलिए कि खिलाफ शरीयत हाँ, काम है, ये मैं नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने ये कह के वो उनसे वापस ले ली। वैसे जो सलीम साहब ने बात की कमर जमील साहब के बारे में कि उन्होंने नसरी ना उनके पीछे लगा दिया लोगों वगैरह, कहीं खुद उसमें सलीम साहब भी तो शामिल नहीं थे, क्योंकि इब्तिदा में जो उनके 3 दीवान जो आए थे पहले, वो तो बहुत उसमें गज़लें वज़लें थी सारी है, लेकिन चौथी के बारे में कहा था कि उसमें एंटी गज़ल बहुत ज़्यादा थी। जी जी, वो असल में देखें, वो तो पूरी एक तहरीक थी ना, वो उनकी आप सही कह रहे हैं, आपकी बात। जी। उनकी जो आखिरी किताब आई है सलीम साहब की, मशरिक, उसके अंदर नसीर नज़में मिलेंगी सलीम जी साहब। जी। वो खुदा ना खास्ता ये नहीं कहते थे कि नसीर नज़म कोई चीज़ नहीं है। बुनियादी बात ये थी कि असल में जो मुश्किल पसंदी है ना, जी जो गज़ल आप कहते हैं हमारी 300 साल रिवायत है गज़ल की ना, जी। उसके कुछ तकाजे और उसके कुछ कवानीन हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है। हाँ। तो हमारे जो लोग थे, उन्होंने जब नसीर नज़म आई, यही तासुर आया कि जी उससे जान छुड़ाने के लिए हाँ। उन्होंने जो है ये रिवायत की थी। और बहुत से, यकीन करें, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, मैं आपको 2-3 नाम ले सकता हूँ उसके अंदर। हाँ। बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, रईस फर्रुख साहब। जी। रईस फर्रुख साहब के अंदर गज़ल को, अगर से गज़ल तक रहते तो बहुत बड़े और मजीद कई मार्को तलावा गज़ल कह सकते थे वो। उनको नसीर नज़म की तरफ लगा दिया था कमर जमील साहब ने। और दूसरी तरफ जो है आपका रईस फर्रुख के अलावा आपके साबिर वसीम, उनसे तो आपकी भी वो रही है, वो एक अरसे तक इनके पास जाते रहे। और फिर आखिर में मुझे याद है, मुझसे एक महफिल में था, उन्होंने एक दिन उनसे कहा कमर जमील से कि हमसे ये ना होगा। अच्छा। उन्होंने नसीर नज़म से जान छुड़ाई, इसलिए कि उनके अंदर सारा जौहर जो था गज़ल का जौहर था। तो ये चीज़ थी। और हालांकि कमर जमील साहब का, मैं आपको यकीन करें, कता इनकी इतनी मोहब्बत थी, इख्तलाफ अपनी जगह। आप देखें ना, मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ दोबारा, ये होते हैं बड़े लोग। 10वां साकनाने शायर कायद का मुशायरा था, मुझे इत्तफाक से स्टेज पे पहुंचने की वो मिल गई इजाज़त। तो वहाँ पे कमर जमील साहब बैठे हुए थे। मैंने उसे जाके सिर्फ ये कहा कि मैं सलीम अहमद का भतीजा हूँ। उन्होंने मुझे वही कहा, शहीन के बेटे, और मुझसे गले मिलकर रोने लगे। उन्होंने मुझे अपने हाथ से, मैंने जब ऑटोग्राफ मांगा, अपना एक खता लिख के दिया, मैं आपकी नज़र करूँ, यानी अहबाब की नज़र करूँ, क्या मैं आ रहा गज़ल का या शायरी का।
ये दुआ है कोई गिला नहीं, ये दुआ है कोई गिला नहीं, मेरे हम नशी मेरी जिंदगी, मेरे हम नशी मेरी जिंदगी, वो गुलाब है जो खिला नहीं। आहा, जो गुलाब है वो खिला नहीं। ये दुआ है कोई गिला नहीं, मेरे हम नशी मेरी जिंदगी, वो गुलाब है जो खिला नहीं। मैं ये सोचता हूँ खुदा करे तुझे जिंदगी में वो सुख मिले जो कभी मुझे भी मिला नहीं। ये कभी मुझे भी मिला नहीं। ये कमर जमील का म्यारे शायरी है जनाब। तो ये है बहरहाल वो इस हवाले से, वरना खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला नहीं। असल में जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी ना, गजल और एंटी गजल, तो एक थोड़ा सा जो जाहिर चाहने वाले भी हैं, नाक़िदीन भी हैं, बिल्कुल। तो जफर इकबाल साहब का मैं एक पैरा पढ़ के सुना दूँ उसके अंदर ये कि सलीम अहमद को अहमियत उस वक्त मिली जब उसने यकसानियत तोड़ने की कोशिश की और ऐसे अशार कहे जिन्हें एंटी गज़ल का नाम दिया जाता है। बिल्कुल। और एंटी गज़ल में भी शेरियत का एहतमाम बुरुएकार लाना पड़ता है। महज गैर मानूस खुरदरे अल्फाज इस्तेमाल करने से बात नहीं बनती। ये वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कोट कर रहे हैं कि बाकायदा कराहियत महसूस होने लगती है। मसलन तेरी जानिब से दिल में वसवसे हैं, ये कुत्ते रात भर भौंका किए हैं, सर मुड़ाते हमसे आके ख्याल अपना पेशा हुआ है हज्जामी। तो इसी तरीके से वो एक और कहते हैं कि साहब गांठते हैं फटे हुए जज्बात होके सैयद बने सलीम चमार। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं कि जब वो गज़ल से आए हैं इसके ऊपर आज़ाद शायरी वगैरह पे, तो बाद ऐसे खुरदरे अल्फाज और बाद ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं सलीम साहब ने जो उनकी शायरी से लगना नहीं खाते थे। क्या सही है? कह सकते हैं। देखिए शायर है, उस पर तनकीद भी हो सकती है, कलाम है। और बात यह है कि सलीम अहमद ने अगर ये कहा है तो फिर दूसरी तरफ जो उनकी बेहतरीन गज़लें यानी, अरे उसको तो लोग मानते हैं ना, चार दीवान आए थे ना उनके साथ। जी जी। तो कुलियात मेरे पास है बिल्कुल मौजूद, चिराग नीमे शब इनकी कुलियात है सलीम अहमद साहब की। चिराग नीमे शब है, उसके अंदर ऐसी ऐसी गज़लें हैं, यानी मैं इसी के जवाब में आपको उनकी एक गज़ल के चंद मिसरे पेश कर दूं। ये अगर आप दिखाएं मुझे एक मिनट, मैं इनके साबिर साहब के उसका जवाब दे रहा हूँ। जफर इकबाल साहब के, सॉरी। मौजे हवा को लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, पैरों की जंजीर लिखे, बात वही है एक गज़ल की, बात वही है एक गज़ल की, मैं लिखूं के मीर लिखे। मैं लिखूं के मीर लिखे, क्या बात है, क्या बात है भाई। आगे ना जवाब, मौजे हवा को लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, बात वही है एक गज़ल की, मैं लिखूं या मीर लिखे, रात बढ़े तो बुझते जाएं ये तकदीर दिलों की है। चलें, मैं ख्याल है इसको भी प्रोग्राम यहीं रोकते हैं। अब इंशाल्लाह अगला जो हिस्सा हमारा आखिरी होगा और उसमें होगा कलाम शायर बज़बान शायर या कलाम शायर बज़बान रेहान से। तो जनाब छठा और आखिरी हिस्सा जनाब, अब जाहिर है ये तो मैं नहीं कहूँगा कलाम शायर बज़बान शायर, मुझे मालूम है आप खुद भी शायर आदमी है, तो आप तो अपनी शायरी खोल के बैठ जाएंगे। जी। और ये तो नेवर एंडिंग हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आज सलीम अहमद साहब की शायरी और सैयद रेहान अहमद की ज़बानी, क्योंकि मुझे मालूम है कई दफ़ा सुन चुका हूँ, आपको काफ़ी चीज़ें अज़बर याद हैं। जी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उनका एक नमूना कलाम पेश करें आप। मुझे बिल्कुल उनके कई अशार, कई गज़लें अज़बर हैं और मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। उनकी मैं कुलियात भी लाया हूँ और जहाँ तक मेरे हाफ़ज़े का ताल्लुक है उसमें भी कई चीज़ें महफूज हैं। नहीं, आप अपनी पसंद की कुलियात से निकाल लें। मैं जैसे अभी हमने, आई होप ये पूरी कुलियात तो आप पढ़ के नहीं सुनाएंगे ना? जी नहीं वो तो मुझे आपकी इस बात पे याद आ रहा है कि मुख्तसरन बता दूं कि ट्रेन में दो मुसाफिर सफ़र कर रहे होते हैं तो पहला दूसरे से पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो कहता है मैं शायर हूँ, तो पहला कहता है मैं बहरा हूँ। अच्छा, आपको कैसे मालूम है मेरे बारे में? तो मेरा ये कतन ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनकी कुछ चीदा गज़लें जी और इरशाद शायरी की मैं जैसे अभी बहुत खूबसूरत शायरी अभी चाय नोश फरमाई, तो अक्सर मैं चाय पे उनका एक कथा सुनाया करता हूँ कि क्या तुमको क्या याद कभी आता है, तुमको ये क्या याद कभी आता है, शाम को चाय पिया करते थे, वाह, था कभी जायका जिंदा अपना, एक एक घूंट जिया करते थे। वाह, ये चाय की जगह पे कॉफी लगा दें आप, क्योंकि चाय में पीता नहीं हूँ। तो
बहुत नशे, बहुत ना जी। एक एक तो लिया करते थे। तुमको क्या याद कभी आता है, शाम को चाय पिया करते थे, था कभी जायका जिंदा अपना एक एक घूंट जिया करते थे। वाह। और कहाँ तक होगी गम की पासदारी, कहाँ तक होगी गम की पासदारी, लहू अपना भला कब तक पिएंगे, लहू अपना भला कब तक पिएंगे। ये थे जब किसी से अहदो पैमा, ये अंदाजा न था कि इतना जिएंगे। ओए होए होए होए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे ये जब से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है और लोगों की एज बढ़नी शुरू हुई है, और अब एवरेज एज जो है 70-75 से ऊपर चली गई है, इकोनॉमिक लाइफ 60 पे खत्म है। आखिरी मसला दोबारा फिर सुना कहाँ दीजिए। तक होगी गम की पासदारी, लहू अपना भला कब तक पिएंगे, किए थे जब किसी से अहदो पैमा, ये अंदाजा न था कि इतना जिएंगे। यकीन करें, जब लोग 60 साल की रिटायरमेंट के उम्र में रिटायर होते हैं, उनको अंदाजा नहीं था कि भी होने का वाली इनके साथ चल रहा है। जी। और एक और तखय्युल ने उसे फैला दिया है, तखय्युल ने उसे फैला दिया है, जो गम है वो तेरा गम हो गया है, जो गम है वो तेरा गम हो गया है। हमारे दरमियाँ जो फासला था, न मिलने से तेरे कम हो गया है। तखय्युल ने उसे फैला दिया है, हाँ, जो गम है वो तेरा गम हो गया है, हमारे दरमियाँ जो फासला था, न मिलने से तेरे कम हो गया है। और एक वो गज़ल उनकी मुझे बड़ी पसंद भी है। मैं सर छुपाऊं कहाँ साये नज़र के बगैर, मैं सर छुपाऊं कहाँ साये नजर के बगैर, कि तेरे शहर में रहता हूँ और घर के बगैर। आय हाय है, तेरे शहर में रहता हूँ घर के बगैर। मैं सर छुपाऊं कहाँ साये नज़र के बगैर, कि तेरे शहर में रहता हूँ और घर के बगैर। मुझे वो शिद्दत एहसास दे के देख सकूं तुझे, मुझे वो शिद्दत एहसास दे के देख सकूं तुझे करीब से और मिन्नत नज़र के बगैर। ओए होए होए होए। मुझे वो शिद्दत एहसास दे के देख सकूं तुझे करीब से और मिन्नत नज़र के बगैर। ये शहर जहन से खाली नमू से आरी है, ये शहर जहन से खाली नमू से आरी है, बलाएं फिरती हैं यहाँ दस्तों पाओ सर के बगैर। निकल गए हैं जो बादल बरसने वाले थे, निकल निकल गए हैं जो बादल बरसने वाले थे, ये शहर आब को तरसेगा चश्मे तर के बगैर। ओए होए होए होए, ये फिर आता हो भाई। निकल गए जो बादल बरसने वाले थे, ये शहर आब को तरसेगा चश्मे तर के बगैर। कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का, मार्कतुल आरा शेर सलीम अहमद का। कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का, तमाम के सारे शहर के अखबार हैं खबर के बगैर। ओए होए होए। कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत, कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का, ये सारे शहर के अखबार हैं खबर के बगैर। मकता सुनिए, मैं पाँव तोड़ कर बैठा रहा, मैं पाँव तोड़ कर बैठा रहा, कहीं ना गया, सलीम मंजिलें तय हो गई सफर के बगैर। ओए होए होए होए, ये फिर आता हो मैं जाए। पाँव तोड़ कर आखिरी दोनों शेर पाँव तो अच्छा, कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का, ये सारे शहर के अखबार हैं खबर के बगैर। वो दौर याद है? मैं पाँव तोड़ के बैठा रहा, कहीं ना गया, सलीम मंजिलें तय हो गई सफर के बगैर। मैं सर छुपाऊं कहाँ साये नजर के बगैर, कि तेरे शहर में रहता हूँ और घर के बगैर। बहुत ना, बहुत ना, बहुत ना, कि तेरे शहर में रहता हूँ। आप जॉब कहाँ पे करते हैं? मैं HBFC हाउस बिल्डिंग में। तो लोग आपको यही शेर सुनाते हैं कि तेरे शहर में रहता हूँ घर के बगैर। नहीं, मुझे तो HBFC वगैरह सलीम अहमद कोई शेर सुनाए तो वो सुनाएगा, मैं भी सुनाता हूँ गजल। तो हाँ सुनाइए। वो शेर ये है कि जी, वो शर्ते वीरानी से वाकिफ ही नहीं शहर के लोग, शर्त वीरानी से वाकिफ ही नहीं शहर के लोग, दरो दीवार बनाकर उसे घर जानते हैं। आय है, दरो दीवार बनाकर नहीं, जरूर सुना देता हूँ। ठहर जाते हैं कि आदाब सफर जानते हैं, ये उनकी आप सलीम अहमद की। जी जी हाँ। मैं अपनी कोई नहीं सुनाऊंगा, मेरे लिए आज़ाद है, सलीम अहमद साहब के सामने तो मैं बोनो भी नहीं हूँ। ठहर जाते हैं कि आदाब सफर जानते हैं, ठहर जाते हैं कि आदाब सफर जानते हैं, वरना मंजिल को भी हम राह गुजर जानते हैं। ओए होए होए होए। ना मुरादाने मोहब्बत को हिकारत से न देख, ना मुरादाने मोहब्बत को हिकारत से न देख, ये बड़े लोग हैं जीने का हुनर जानते हैं। ये बड़े लोग हैं जीने के हुनर जानते हैं। मुरादाने मोहब्बत को हिकारत से न देख, ये बड़े लोग हैं जीने का हुनर जानते हैं। शर्ते वीरानी से वाकिफ ही नहीं शहर के लोग, दरो दीवार बनाकर उसे घर जानते हैं। हाय हाय हाय, ये फिर आता हो जाए। शर्ते वीरानी से वाकिफ ही नहीं शहर के लोग, दरो दीवार बनाकर उसे घर जानते हैं। देख है दस्ते अता तेरी गलत बख्शी को,
देख ए दस्ते अता तेरी गलत बख्शी को, ये अलग बात के चुप हैं मगर जानते हैं। मगर जानते हैं। ये अलग बात के चुप हैं मगर जानते हैं, ठहर जाते हैं कि आदाब सफर जानते हैं, हाँ। वरना मंजिल को भी हम राह गुजर जानते हैं जनाब। और एक गजल मैं उनकी कुलियात से आपको सुनाऊं। किसी ने भी मुझे समझा नहीं है, किसी ने भी मुझे समझा नहीं है, ये शिकवा है कोई दावा नहीं है। ये शिकवा है कोई दावा नहीं किसी ने भी मुझे समझा नहीं है, ये शिकवा है कोई दावा नहीं है। तुझे चाहा है जिस साथ में मैंने, वो सारी उम्र है लम्हा नहीं है। लम्हा नहीं है, लम्हा तुझे चाहा है जिस साथ में मैंने, वो सारी उम्र है लम्हा नहीं है। अभी हूँ एक मुबहम सा तसव्वुर, अभी उसने मुझे सोचा नहीं है। सकूं अभी हूँ एक मुबहम सा तसव्वुर, अभी उसने मुझे सोचा नहीं है। सकूं इस राह में क्या ढूंढते हो, ये सहरा है यहाँ साया नहीं है। सहरा है यहाँ। लकीरों में छुपी हैं सूरतें कुछ, मुसव्विर ने जिन्हें देखा नहीं है। चली है मौज में कागज की किश्ती, उसे दरिया का अंदाजा नहीं है। किसी ने मुझे समझा नहीं है, ये शिकवा है कोई दावा नहीं है। एक और गजल उनकी सुनिए आप। देखने के लिए एक शर्त है मंजर होना, देखने के लिए एक शर्त है मंजर होना, दूसरी शर्त है फिर आंख का पत्थर होना। ओए होए होए होए, दूसरी शर्त है फिर आंख का पत्थर होना। वहाँ दीवार उठा दी मेरे मेहमारों ने, वहाँ वहाँ दीवार उठा दी मेरे मेहमारों ने, घर के नक्शे में मुकर्रर था जहाँ दर होना। वाह वाह वाह। मुझको देखा तो फलकजाद रफीकों ने कहा, इस सितारे का मुकद्दर है जमी पे होना। बाग में ये नई साजिश है कि साबित हो जाए, बरगे गुल का खसो खाशाक से कमतर होना। मैं भी बन जाऊंगा फिर शहर हवा से कश्ती, रात आ जाए तो फिर तुम भी समंदर होना। वो मेरा गर्द की मानिंद हवा में उड़ना, फिर इसी गर्द से पैदा मेरा लश्कर होना। दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, घर किसे कहते हैं क्या चीज है बेघर होना। ओए होए होए होए, कैसा गिरदाब था वो तरके ताल्लुक तेरा, काम आया ना मेरे मेरा शनावर होना। तुम तो दुश्मन भी नहीं हो के जरूरी है सलीम, मेरे दुश्मन का मेरे बराबर होना। क्या बात है, ये शेर फिर सुनाइए ना। तुम तो दुश्मन भी नहीं हो के जरूरी है सलीम, मेरे दुश्मन का मेरे बराबर होना। अपने नीचे वाले क्या लड़ना। जी हाँ, मैं और बताया पहले तो सलीम अहमद साहब का एक और मुझे याद आ रहा है कि वो बड़ा उनका, मुझको कदरों के बदलने से होगा ये फायदा, मेरे जितने ऐब हैं सारे हुनर हो जाएंगे। वाह 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 वाह। मुझको कदरों के बदलने से होगा ये फायदा, मेरे जितने ऐब हैं सारे हुनर हो जाएंगे। और एक और मुझे याद आ रहा है कि मैं एक बार पीटीवी पे ड्रामा चल रहा था, तो उसमें हुमा नवाब थी और शब्बीर जान, मैंने वाइफ तो मुझे कहा चैनल चेंज कर, तो उसने एकदम से कहा कि तुमने जवाब भी दिया, तो उसने कहा सलीम अहमद ने कहा है, जिसका इनकार भी इनकार ना समझा जाए, जिसका इनकार भी इनकार ना समझा जाए, हमसे वो यार तरहदार ना समझा जाए। ओए होए होए, जिसका इनकार भी इनकार ना समझा जाए, हमसे वो यार तरहदार ना समझा जाए। इतनी काविश भी न कर मेरी असीरी के लिए, तू कहीं मेरा गिरफ्तार ना समझा जाए। ओए होए होए होए, क्या बात है, काविश भी न कर मेरी असीरी के लिए, तू कहीं मेरा गिरफ्तार ना समझा जाए। जनाब, तो शायरी तो सलीम अहमद साहब की है, मैं तो वाकई दिल चाह रहा है कि आपको पूरी कुलियात सुना दूं, लेकिन वक्त की पाबंदी है, तो मैं कुछ चीजें आपको खास जो है ना। नया मजमून किताबे जीस्त का हूँ, नया मजमून किताबे जीस्त का हूँ, निहायत गौर से सोचा गया हूँ, निहायत गौर से सोचा गया हूँ। मेरी सैराबियों में तशनगी है कि मैं दरिया हूँ लेकिन रेत का हूँ। वो रन मुझ में पड़ा है खैर व शर का, वो रन मुझ में पड़ा है खैर व शर का, कि अपनी जात में एक करबला हूँ। खुद अपनी दीद से अंधी हैं आंखें, खुद अपनी गूंज से बहरा हुआ हूँ। खुद अपनी गूंज से बहरा हुआ। वाह 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 जनाब, आप इतनी अच्छी अच्छी गजलें हमें सुना रहे हैं जनाब। तो कहते हैं ना कि हर चीज का कोई दफ भी मारना चाहिए। जी जी। तो जब आखिरी गजल आपकी हो जाए तो मैं दरखास्त करूंगा कि दफ मारिएगा और एक एंटी गजल सुनाइएगा। मैं जी 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 बिल्कुल सुनाता हूँ। एंटी गजल में आखिर में मैंने उनके असल में एक बड़ी मार्का तो ला रहा नज्म है। हाँ,
वो सबसे आखिर में मैंने रखी है, वो सुनाऊंगा, उस पर अख्ताम करेंगे इंशाल्लाह। जब तक उससे पहले मैं आपको उनकी एक आध और चीज़ें कुछ सुना दूँ। एंटी गज़ल भी मैं बिल्कुल पेश करूँगा। चले फिर ये कर लीजिएगा कि जी जी एंटी गजल का आप सेकंड लास्ट रख दिएगा, फिर एंटी गजल का दफ मारने के लिए उनकी मार को सुलाना दस्ता दिया आखिर में। बिल्कुल। एक सलीम साहब की नज़्म है, एक रात, उसका उन्वान है। एक रात। अभी मैं सोते सोते चौंक उठा हूँ, अभी मैं सोते सोते चौंक उठा हूँ, आईने में झिलमिलाती रोशनी पलके झपक कर बोल उठी है, कोई आया है। कोई आया है। वही तन्हाई जो सिमटी हुई सोती है, गहरी सांसें लेती है। मुझे वो शब्द न भूलेगी कि मैंने जब दुआ मांगी, खुदा मेरी भी तुझको उम्र दे दे, दुआ मांगी थी मैंने तेरे मरने की। ओए ओए होए होए होए। क्या बात घुमा के मारी है जनाब जनाब, कि मेरी उम्र से ये दे दे दुआ मांगे। इनकी उम्र थी नहीं तो मैंने दुआ मांगी थी मैंने तेरे मरने की। एक और सुने, मैं बल्कि जब भी सलीम अहमद साहब की कब्र पे जाता हूँ, उनकी कब्र पे और अब्बू की कब्र पे तफाक से घास उगी हुई है, और सलीम अहमद साहब का ही शेर है, गज़ल का मतलब है, ज़िंदगी मौत के पहलू में भली लगती है, जिंदगी मौत के पहलू में भली लगती है, घास इस कब्र पे कुछ और हरी लगती है। घास इस कब्र पे कुछ और हरी लगती है। जिंदगी मौत के पहलू में भली लगती है, घास इस कब्र पे कुछ और हरी लगती है। रोज कागज पे बनाता हूँ मैं कदमों के नकूश, कोई चलता नहीं और हम सफरी लगती है। वाह। आंख मानू से तमाशा नहीं होने पाती, कैसी सूरत है कि हर रोज नई लगती है। घास में जज्ब हुए होंगे जमी के आंसू, पाँव रखता हूँ तो हल्की सी नमी लगती है। सच तो कह दूं मगर इस दौर के इंसानों को, बहुत मशहूर शेर है सलीम साहब का ये, सच तो कह दूं मगर इस दौर के इंसानों को, बात जो दिल से निकलती है बुरी लगती है। अच्छा। मेरे शीशे में उतर आई है जो शाम फिराक, वो किसी शहर निगारा की परी लगती है। शोर तिफला भी नहीं है न रकीबों का हजूम, लौट आओ ये कोई और गली लगती है। घर में कुछ कम है ये एहसास भी होता है सलीम, ये भी खुलता नहीं किस शय की कमी लगती है। कमी लगती है। जिंदगी मौत के पहलू में भली लगती है, घास उस कब्र पे कुछ और हरी लगती है। एक और इनकी गज़ल में पेश करूं आपको, देखिए गज़ल। नक्श तो बनाए हैं कुछ गज़ल की सूरत में, ये किताब फर्दा है देखिएगा फुर्सत में। एक किताबें फर्दा है देखिएगा फुर्सत में। खैर व शर की खबरों को मानते तो सभी हैं, इसको होश रहता है जब्र और ज़रूरत में। दोनों दर्द देती हैं आह सर्द देती हैं, फ़र्क कुछ नहीं ऐसा नफ़रत और मोहब्बत में। होती है सदाकत में खामशी की गहराई, सिर्फ शोर होता है हरफ बेसदाकत में। देख कर तुझे मैंने और कुछ नहीं देखा, फिर भी रंग हैं कितने मेरी चश्मे हैरत में। आसमां के तारों में आग ये कहाँ होगी, आदमी सुलगता है आदमी की हसरत में। रोशनी चिरागों की दूर होती जाती है, जितना आगे बढ़ते हैं शब को दश्ते वहशत में। ताक बेदियारों के बेचिराग हैं कब से, एक दिया जला देना शब को शहर गुर्बत में। शब को शहर गुर्बत। एक और गजल है, ये तो बड़ा मशहूर है, दिलों में दर्द, दो शेर सुना देता हूँ गजल के। दिलों में दर्द भरता आंख में गौहर बनाता हूँ, दिलों में दर्द भरता आंख में गौहर बनाता हूँ, जिन्हें माएँ पहनती हैं मैं वो जेवर बनाता हूँ। वाह वाह वाह। गनी में वक्त के हमले का मुझको खौफ रहता है, मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। ओए होए होए। गनी में वक्त के हमले का मुझको खौफ रहता है, मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। पुरानी कश्तियाँ हैं मेरे मल्लाहों की किस्मत में, मैं इनके बादबां सीता हूँ और लंगर बनाता हूँ। ये धरती मेरी माँ है इसकी इज्जत मुझको प्यारी है, मैं इसके सर छुपाने के लिए चादर बनाता हूँ। ये सोचा है कि अब खाना बदोशी करके देखूंगा, कोई आफत ही आती है जो मैं घर बनाता हूँ। ये सोचा है कि अब खाना बदोशी करके देखूंगा, कोई आफत ही आती है अगर मैं घर बनाता हूँ। मुझे इन आते जाते मौसमों से डर नहीं लगता, मुझे इन आते जाते मौसमों से डर नहीं लगता, नए और पुरअज़ियत मंजरों से डर नहीं लगता। खामोशी के हैं आंगन और सन्नाटे की दीवारें, ये कैसे लोग हैं जिनको घरों से डर नहीं लगता।
मुझे इस कागजी कश्ती पे एक अंधा भरोसा है कि तूफान में भी गहरे पानियों से डर नहीं लगता। समंदर चीखता रहता है पस मंजर में और मुझको अंधेरे में अकेले साहिलों से डर नहीं लगता। ये कैसे लोग हैं सदियों की वीरानी में रहते हैं, इन्हें कमरों की बोसीदा छतों से डर नहीं लगता। और शेर देखिए, मुझे कुछ ऐसी आंखें चाहिए अपने रफीकों में, मुझे कुछ ऐसी आंखें चाहिए अपने रफीकों में, जिन्हें बेबाक सच्चे आईनों से डर नहीं लगता। वाह 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 वाह। जिन्हें बेबाक सच्चे आईनों से डर नहीं लगता जनाब। और एक मैं गज़ल बस और ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं उनकी एंटी गज़ल सुना के उनकी एक मार्कतुल आरा नज़्म सुनाऊँ आपको और फिर इसका हम अख्ताम करें। उसका मुझे असल में एक मसला याद आ रहा है, वो गालिब की ज़मीन में है, नक्श फरियादी जो है ना, है किसकी शौक़ी तहरीर का। तो उसका एक शेर ये है, बेख्याली में लकीरें खींचता रहता था मैं, सलीम अहमद का शेर। बेख्याली में लकीरें खींचता रहता था मैं, जाने कैसे बन गया खाका तेरी तस्वीर का। वाह, काजी है पैरहान हर पैकेट। बेख्याली आप में ऐसा कर लेंगे, आप अभी एंटी गज़ल वो पढ़ लीजिए, सही है, अगर वो मिल जाती है ना तो आप मुझे दे दीजिएगा, जी, जी, रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको मैं एडिट ठीक है, करके मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, आपने मुझे कहा था कि जी मैं उनकी गजलों का दफ मारने के लिए एंटी गज़ल सुनाइए जी, जरा। जी, जी, मैं उनकी एंटी गज़ल आपको सुना देता हूँ। आके अब जंगल में यकदा खुला, ये वो एंटी गज़ल है। हाँ। आके अब जंगल में यकदा खुला, भेड़िए पढ़ते नहीं है फलसफा। अच्छा, भेड़िए पढ़ते नहीं है फलसफा। रीछनी को शायरी से क्या गर्ज, रीछनी को शायरी से क्या गर्ज, तंग है तहजीब ही का काफिया। खाल चिकनी हो तो धंधे हैं हजार, गीदड़ी ने कब कोई दोहा सुना। वाह। गोरखर की धारियों को देख लो, सूट चौपाए भी लेते हैं सिला। लोमड़ी की दुम घनी कितनी भी हो जी, सत्तर पोशी को नहीं कहते हया। जी, शहर में इनके जो गुजरा था सलीम, लिख दिया है मैंने सारा माजरा। ये थी जनाब इनकी खासे में खाली इस्तियारे और तलमियात होंगी। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी जो ब्याज है उसके अंदर मुझे उससे कुछ अशार वैसे याद हैं, ऐसी सुना देता हूँ। ब्याज जो इनका पहला मजमुआ था उसमें गज़ल है, दरकार एक हंसी है जो पारसा भी हो, दरकार एक हंसी है जो पारसा भी हो, खुल खेलने में ताक भी हो, बाहया भी हो। क्या क्या फरमाइश है। दरकार एक हंसी है जो पारसा भी हो, खुल खेलने में ताक हो और बाहया भी हो। वैसे तो यूं रहे न ताल्लुक न वास्ता, हाँ, लेकिन नजर चुरा के हमें देखता भी हो। क्या बात है। क्या वैसे तो यूं रहे, नन्ही नन्ही सी ख्वाहिशें, वैसे तो यूं रहे कि ना ताल्लुक न वास्ता, लेकिन नजर चुरा के हमें देखता भी हो। वो सब सिफात हो जो हसीनों में आम है, वो सब सिफात हो जो हसीनों में आम है, लेकिन उसके वो सब सिफात हो जो हसीनों में आम है। एक मिनट जनाब, ये मैं मसला भूल रहा हूँ। खैर अगला पढ़ देता हूँ। दिन रात की तमीज उठा दे जब आ मिले, दिन रात की तमीज उठा दे जब आ मिले, फिर इनमें इम्तियाज करे और जुदा भी हो। वाह, दरकार एक हंसी है जो पारसा भी हो, खुल खेलने में ताक भी हो, बाहया भी हो। जनाब तो वो गज़ल मुझे नहीं मिल रही, बहरहाल मैं उसका आपको एक शेर तो सुना दिया। उसके अंदर एक और वो बड़ा अच्छा मिसरा था, मैंने सुनाया ना, बेख्याली में लकीरें खींचता रहता था मैं, जाने कैसे बन गया खाका तेरी तस्वीर का। उसको एक मुझे बड़ा अच्छा, तेरे मेरे दरमिया एक दश्त है ताखीर का। एक दश्त है ताखीर का, बहुत प्यारी गज़ल है वो। उनकी उसमें है एक अकाई में, इकाई जो किताब है ना उनकी, चिराग़ नीम शब। ये तो कट जाएगा ना, बीच में गैप आ रहा है। हाँ वो तो कट जाएगा। इसके बाद में उनकी वो पढ़ देता हूँ, उस गज़ल के बाद नज़्म। जी, तो मैं वो गज़ल आपसे कह रहा था कि उसका एक शेर मुझे याद आया था, मुझे मिल गई मुकम्मल गज़ल। गालिब की ज़मीन में है ये तलस्मे रंग है या सहर है तहरीर का। उसी ज़मीन में सलीम अहमद साहब ने कही है, ये तलस्मे रंग है या सहर है तहरीर का, दम बदम चेहरा बदलता है तेरी तस्वीर का। वाह वाह। दोनों साथी हैं किसी एक कैद से भागे हुए, मेरा तेरा रब्त है या जबर है जंजीर का। बहुत इस सिरे से उस सिरे तक दौड़ना आसान नहीं, मेरे तेरे दरमिया एक दश्त है ताखीर का। ओए होए होए, ये फिर अता हो जाएगा। इस सिरे से उस सिरे तक दौड़ना आसान नहीं,
मेरे तेरे दरमियाँ एक दश्त है ताखीर का, लोग जो तखरीब के इल्जाम में मारे गए, उनकी आंखों में भी कोई ख्वाब था तामीर का। बेख्याली में लकीरें खींचता रहता था मैं, जाने कैसे बन गया खाका तेरी तस्वीर का। मैं समझता हूँ कि मेरे पाँव हैं मेरा नसीब, मैं जिधर जाऊं वही है फैसला तकदीर का। वाह वाह, सांप मेरे घर के दरवाजे से लिपटा था मगर झुटपुटे में शाम के धोखा हुआ जंजीर का। क्या बात है, क्या बात है। कितने लिखने वाले इस हसरत में मिट्टी हो गए, सफाए आबे रवा पर नक्श हो तहरीर का। किसके हुर्फे आतिशी से लोहे मकां जल उठी, किसके हुर्फे आतिशी से लोहे इम्का जल उठी, किसके हाथों ने दिखाया मोजा तहरीर का। जी, जाने कैसा ख्वाब देखा था लड़कपन में सलीम, मुंतजर रहना पड़ा है उम्र भर ताबीर का। वाह वाह। ये गजल और सुनाओ, फिर उसके बाद सलीम साहब की नज़्म एक है मशरिक हार गया मार्का तुलारा, वो उस पे मैं खत्म कर लूं। दिल के अंदर दर्द आंखों में नमी बन जाइए, दिल के अंदर दर्द आंखों में नमी बन जाइए, इस तरह मिलिए कि जुज़्वे जिंदगी बन जाइए। इस तरह मिलिए कि जुज़्वे जिंदगी एक पतंगे ने ये अपने रक्स आखिर में कहा, रोशनी के साथ रहिए रोशनी बन जाइए। ये वही शेर की खबर पे लिखा हुआ है। जी हाँ, एक पतंगे ने ये अपने रक्स आखिर में कहा, रोशनी के साथ रहिए रोशनी बन जाइए। जिस तरह दरिया बुझा सकते नहीं सहरा की प्यास, जिस तरह दरिया बुझा सकते नहीं सहरा की प्यास, अपने अंदर एक ऐसी तशनगी बन जाइए। देवता बनने की हसरत में मुअल्लक हो गए, अब जरा नीचे उतरिए आदमी बन जाइए। क्या बात है, क्या बात है। देवता बनने की हसरत में मुअल्लक हो गए, अब ये बहुत सारे चेहरे याद आ गए, फिर पढ़िए। देवता बनने की हसरत में मुअल्लक हो गए, अब जरा नीचे उतरिए आदमी बन जाइए। बहुत चेहरे याद आ गए मुझे। जिस तरह खाली अंगूठी को नगीना चाहिए, आलम इम्का में एक ऐसी कमी बन जाइए। अकले कुल बनकर तो दुनिया की हकीकत देख ली, दिल ये कहता है कि अब दीवानगी बन जाइए। वुसअतों में लोग खो देते हैं खुद अपना शऊर, अपनी हद में आइए और आगही बन जाइए। उसने मानी क्यों रहे हरफो सदा की कैद में, मावराए गोशो लब कन कही बन जाइए। आलम कसरत निहा है इस इकाई में सलीम, खुद में खुद को जमा कीजिए और कहीं बन जाइए। अरे वाह, ये आलम कसरत निहा है इस इकाई में सलीम, खुद में खुद को जमा कीजिए और कहीं बन जाइए। दिल के अंदर दर्द आंखों में नमी बन जाइए, इस तरह मिलिए कि जुज़्वे जिंदगी बन जाइए। आखिर में मैं जो हमारा सकूते ढाका हुआ है उस पर बड़ी खूबसूरत नज़में गज़लें आई हैं। नसीर तोराबी साहब की थी, वो हम सफ़र था, और दीगर। सलीम अहमद साहब के लिए पाकिस्तान आपको पता है ख्वाब था, और जब ये हुआ तो उन्होंने एक मार्का तुलारा नज़्म लिखी मशरिक हार गया। इसमें आप उस कर्ब को महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने बयान किया है। तो मैं बिला ताख़ीर के आपके समातों के हवाले करना चाहूँगा। मशरिक हार गया। मशरिक हार गया। कपलिंग ने कहा था मशरिक मशरिक है और मगरिब मगरिब है, और दोनों का मिलना नामुमकिन है। लेकिन मगरिब मशरिक के घर आंगन में आ पहुंचा है। मेरे बच्चे के कपड़े लंदन से आते हैं, मेरा नौकर बीबीसी से खबरें सुनता है। मैं बैदिल और हाफिज के बजाय शेक्सपियर और एल्के की बातें करता हूँ। अखबारों में मगरिब के चक्कलों की खबरें और तस्वीरें छपती हैं। मुझको चुग्गी दाढ़ी वाले अकबर की खिसियानी हंसी पर रहम आता है। इकबाल की बातें गुस्ताखी होती है, मजजूब की बढ़ हैं। इकबाल की बातें गुस्ताखी होती है, मजजूब की बढ़ है। वारिस शाह, भुल्ले शाह और बाबा फरीद, चलिए जाने दीजिए इन बातों में क्या रखा है। मशरिक हार गया है, ये बक्सर और पलासी की हार नहीं, ये बक्सर और पलासी की हार नहीं, टीपू और झांसी की रानी की हार नहीं, सन 57 की जंगी आज़ादी की हार नहीं। ऐसी हार तो जीती जा सकती है, शायद हमने जीत भी ली है, लेकिन मशरिक अपनी रूह के अंदर हार गया है। मशरिक अपनी रूह के अंदर हार गया है। मशरिक हार गया है, ये बक्सर और पलासी की हार नहीं, टीपू और झांसी की रानी की हार नहीं, सन 57 की जंगी आज़ादी की हार नहीं। ऐसी हार तो जीती जा सकती है, शायद हमने जीत भी ली है, लेकिन मशरिक अपनी रूह के अंदर हार गया है। कुबला खां तुम हार गए हो, कुबला खां और तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला लालची मार्को पोलो जीत गया है। वाह,
कुबला खां तुम हार गए हो और तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला लालची मार्को पोलो जीत गया है। अकबर आजम तुमको मगरिब की जिस सैयारा ने तोहफे भेजे थे और अपना बड़ा भाई लिखा था, उसके कुत्ते भी इन लोगों से अफजल हैं जो तुम्हें महाबली और जलील्लाह कहा करते थे। मशरिक क्या था? मशरिक क्या था? जिस्म से ऊपर उठने की ख्वाहिश थी, शहवत और जबल्लत की तारीकी में एक दिया जलाने की कोशिश थी। मैं सोच रहा हूँ सूरज मशरिक से निकला था, मशरिक से जाने कितने सूरज निकले थे, लेकिन मगरिब हर सूरज को निकल गया है। वाह 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 मैं वाह सोच वाह। रहा हूँ सूरज मशरिक से निकला था, मशरिक से जाने कितने सूरज निकले थे, लेकिन मगरिब हर सूरज को निकल गया है। क्या बात है, क्या बात मैं है। हार गया हूँ, मैंने अपने घर की दीवारों पर लिखा है, मैं हार गया हूँ। मैंने अपने आईने पर कालक मल दी है और तस्वीरों पर थूका है। मैंने अपने आईने पर कालक मल दी है और तस्वीरों पर थूका है। हारने वाले चेहरे ऐसे होते हैं। मेरी रूह के अंदर एक ऐसा गहरा जख्म लगा है कि जिसके भरने के लिए सदियां भी नाकाफी हैं। सदियां भी नाकाफी हैं। मेरी रूह के अंदर एक ऐसा गहरा जख्म लगा है कि जिसके भरने के लिए सदियां भी नाकाफी हैं। मैं अपने बच्चे और कुत्ते दोनों को टीपू कहता हूँ। ओए होए होए होए। मैं अपने बच्चे और कुत्ते दोनों को टीपू कहता हूँ। मुझसे मेरा सब कुछ ले लो और मुझे एक नफरत दे दो। मुझसे मेरा सब कुछ ले लो और मुझे एक गुस्सा दे दो। ऐसी नफरत, ऐसा गुस्सा जिसकी आग में सब जल जाएं, मैं भी। बहुत शुक्रिया क्या बात है ना, बहुत उम्दा। ये तो आपने आखिर में जो जनाब। सुना के आपने हिला के रख दिया, मुझे तो हिला के रख दिया। तो मैं आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतना वक्त दिया और इतनी बातें हमसे की हैं। और यकीनन वो जो सलीम अहमद साहब के चाहने वाले थे, उनको भी इनकी ज़िंदगी के बहुत से नए रुख मालूम हुए जी होंगे। जी बिल्कुल। और हमें अपने गुजरने वालों को याद करते रहना चाहिए। नहीं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले भी गुज़िश्ता बरस आपने एक बहुत ही उम्दा सलीम अहमद साहब की बरसी के मौके पर गालिबन एक उम्दा प्रोग्राम किया था। उसमें पहली बार मैं आया था, हाज़िर हुआ था। और शाह मोइनुल हक फारूकी अकेडमी उर्दू अदब की बड़ी खिदमत कर रही है। और आप लोग याद रखते हैं सलीम अहमद साहब को, हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स और कॉन्फ्रेंसें कराते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको सलीम अहमद ने लिखना सिखाया है, कलम पकड़ के। वो नाम तक नहीं लेते, लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। उनमें से एक आध तो दुनिया से चले भी गए ना। जी जी, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल ऐसे ही जी जी जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।